कर दो। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग को आवाज़ अच्छे से जा रही होगी और आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि आप लोग तैयारी कैसे करें। तो आप लोग सबसे पहले कोई भी तैयारी की जाती है तो सबसे पहले सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग सिलेबस टॉपिक वाइज जान गए होंगे कि कितना आपको क्या पढ़ने हैं, ये आप लोगों को पूरा पता होगा। हमने पिछले लेक्चर में हमने सारी चीज़ें बताया है कि सिलेबस को कैसे आपको कितना और कहाँ से पढ़ना है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद से सिलेबस अगर पूरी कंप्लीट करना होता है, सिलेबस जानकारी होने के बाद से कंप्लीट करने के बाद से आप लोग मॉक टेस्ट देना होता है। मॉक टेस्ट आप कहाँ से दें? मॉक टेस्ट हम आप लोगों को अलग अलग, जैसे कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल में भी मॉक टेस्ट आप लोग को मिल रहा है। तो आप लोग वहाँ से जल्द उसको ज्वाइन करें। और हमने यूट्यूब की जो पोस्ट कम्युनिटी है वहाँ पे भी हम बहुत सारे क्वेश्चन जो डीडीए एसओ और हार्टिकल्चर और डीडीए माली में जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उसको हमने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से कवर करें। और रही बात जो डीडीए एसओ या डीडीए माली की जो सिलेबस है, दो पार्ट में बटी हुई है, आप लोग को पता है। पहला जो सेक्शन ये है वो 100 नंबर की है जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो सेक्शन बी है वो 50 नंबर के 50 क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग ये 100 नंबर की जो क्वेश्चन है आप लोग को हमारे यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। और रही बात है जो 50 नंबर की जो क्वेश्चन है जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस है, उसको भी हम बीच बीच में उसका लेक्चर लाते रहेंगे। और आप लोग उसको सेक्शन बी के जो टॉपिक हैं आप लोग उसको लाइटली मत लीजिए, हल्के में ना लें, क्योंकि वह बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्शन वहीं से होगा। बहुत सारे विद्यार्थी केवल ये 100 नंबर क्वेश्चन में लगे हुए हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो आप लोग उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। आप लोग को आवाज़ सही से जा रही होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ गार्डनिंग, जो आपकी जो डीडीए माली की जो सिलेबस है टॉपिक 2 है, उसमें ये सिलेबस साफ साफ उसमें मेंशन है। तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यानी इसको हिंदी में कहते हैं उद्यान में अंतर सस्य क्रियाएं। यानी जो उद्यान में जो भी वर्क हम जब करते हैं, जैसे कोई भी गार्डन में जब से सीड सोइंग हो जाती है और जब तक उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाती, यानी कोई आपने प्लांट लगाया, जब तक उसे सोइंग करे और जब तक उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट ना हो जाए, उसके बीच में कुछ न कुछ क्रियाएं होती रहती हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। तो इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस आप लोग जान गए होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि अगर आप हमारे बारे में आप नहीं जानते हैं तो मैं मोनू, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी। तो चलिए आते हैं इंटरकल्चरल ऑपरेशन गार्डन्स। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो भी गार्डनर होता है, यानी कोई भी प्लांट लगाने से लेकर के जब तक उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाती, तो ये कौन कौन सी प्रक्रियाएं की जा रही हैं, इमेज के द्वारा आप लोग को पूरा क्लियरली पता चल रहा होगा, ठीक है। यानी इंटरकल्चरल ऑपरेशन आप लोग को अच्छे से पता हो गया। अब चलते हैं इसमें देखते हैं कि कौन कौन से प्रैक्टिसेस की जाती हैं। यानी इंटरकल्चरल ऑपरेशन में कौन कौन से प्रैक्टिसेस करते हैं, यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले होता है ट्रांसप्लांटिंग एंड हार्डेनिंग। तो ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है? जब एक गार्डनर होता है, जब नर्सरी बेड से जब किसी प्लांट को एक जगह से दूसरे
जगह क्या करता है, ट्रांसप्लांट करता है, उसको ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। आप इसको आगे की स्लाइड में अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद से ट्रांसप्लांटिंग करने के पहले हार्डेनिंग आप होती है। हार्डेनिंग आप क्या होता है, यानी जब नर्सरी में पौधे जब होते हैं तो बहुत ही कोमल होते हैं, उसको फील्ड में लाने से पहले उसको धीरे धीरे हार्डेनिंग की जाती है, यानी उसको धीरे धीरे सहनशील बनाया जाता है, ताकि वह धूप, गर्मी, वर्षा, जो भी क्लाइमेटिकल फैक्टर हैं उसको अच्छे से सहन कर सके, इसलिए उसको बनाया जाता है। इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, हार्डेनिंग आप कहते हैं। यानी नर्सरी बेड से यानी पौधों को धीरे धीरे फील्ड में लाने की प्रक्रिया होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, हार्डेनिंग आप कहते हैं, जिससे पौधे सहनशील हो सके। अगला जो प्रोसेस आपको पढ़ना है, वीडिंग। वीडिंग में आपको क्या पढ़ना है, यानी आप लोग को वीड पता होगा, वीड को हिंदी में खरपतवार कहते हैं। यानी जितने भी अवांछनीय पौधे होते हैं, यानी अनवांटेड प्लांट जो मेन फील्ड में होते हैं, उसी को हम वीड कहते हैं। यानी वीड को हटाने की जो प्रक्रिया उसी को वीडिंग कहते हैं। अगला है थिनिंग एंड गैप फिलिंग। अगला प्रोसेस थिनिंग में क्या करते हैं, जब देखते हैं कि बहुत कोई भी नर्सरी में या कोई भी फील्ड में कोई भी प्लांट है वो बहुत ही सघन हो जाते हैं, बहुत ही डेंस हो जाते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, पौधों को उसमें से कुछ पौधे हटा देते हैं, जिसको थिनिंग कहते हैं। थिनिंग को हिंदी में बिरलीकरण कहते हैं। थिनिंग किस लिए किया जाता है, थिनिंग पौधों को आप जानते हैं कि ज़्यादा सघन रहेंगे तो उनको सही जगह नहीं मिलेंगे, उसको सही से मैन्योर और फर्टिलाइजर नहीं मिलेगी, सही से सनलाइट नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा, एक दूसरे से आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे, कंपटीशन करेंगे, जिससे पौधों की बढ़वार सही से नहीं हो पाएगी, इसीलिए हम क्या करते हैं, थिनिंग करते हैं। अगला है गैप फिलिंग। गैप फिलिंग में क्या प्रोसेस होते हैं, यानी जब पौधे बहुत दूर दूर लगे होते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, यानी गैप को और कम करते हैं, यानी किसी प्लांट को जहाँ पे प्लांट नहीं है वहाँ पे लगा देना है, क्या कहलाती है, गैप फिलिंग। ठीक है। अगला प्रोसेस क्या है, इरिगेशन। इरिगेशन क्या होती है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस है जो गार्डन में की जाती है। इरिगेशन यानी पौधों को पानी प्रोवाइड करना, यानी कृत्रिम तरीके से अगर आप पौधों को पानी दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इरिगेशन। आप आगे की स्लाइड में आप पढ़ेंगे कि इरिगेशन के कौन कौन से मेथड हैं और कब किए जाते हैं और कौन कौन से विधि हैं, ये सब सारी चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है स्टैकिंग। स्टैकिंग क्या होता है, यानी पौधों को डंडे की सहायता से आप उनको सहारा प्रोवाइड करते हैं, जिससे पौधे की बढ़वार अच्छे से हो सके, पौधे नीचे गिरे न, ये स्टैकिंग कहलाता है। स्टैकिंग जितने भी क्लाइंबर नेचर के जो भी प्लांट होते हैं, जैसे कि टोमेटो, ये सब सारे प्लांट जो होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, डंडे के सहारा से उसको ऊपर चढ़ाते हैं, यानी इसी को स्टैकिंग कहते हैं। अगला प्रोसेस जो है इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर क्या होता है, आप लोग मैन्योर जानते होंगे, यानी जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं वो डिकम्पोजिशन से जो बनता है उसको मैन्योर कहते हैं। जैसे कि जितने भी प्लांट हैं या काऊ डंग यानी गोबर है, उसको सड़ा करके जो पदार्थ तैयार होता है उसको मैन्योर कहते हैं, ये ऑर्गेनिक होता है। लेकिन फर्टिलाइजर क्या कहलाता है, फर्टिलाइजर एक केमिकल्स होते हैं, ये फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। मैन्योर जो होता है ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है, और जो फर्टिलाइजर होता है ये मैन्योर की अपेक्षा कम यूज किया जाता है। ठीक है। तो आप आगे पढ़ेंगे मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या क्या डिफरेंस है, कौन कौन से टाइप के मैन्योर हैं, कौन कौन से टाइप के फर्टिलाइजर, ये सारी चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे। अगला है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। गार्डन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिसेस है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। ट्रेनिंग क्या कहलाती है, ट्रेनिंग यानी जब पौधों की पहले प्रूनिंग आप जान लेते हैं। प्रूनिंग क्या कहलाती है, प्रूनिंग वैसे प्रोसेस यानी पौधों की काट छांट जब करते हैं, यानी उसी प्रोसेस को ही प्रूनिंग कहते हैं। यानी पौध बहुत ही उनके ब्रांचेस सघन है या उसको कोई शेफ देना है, तो आप उसको क्या करते हैं, बार बार प्रूनिंग करते हैं। ये गार्डनर इस प्रैक्टिसेस को ज़्यादा करते हैं। ठीक है। ट्रेनिंग यानी उस काट छांट से ही संबंधित है, लेकिन ये जड़ में किया जाता है, जिससे वो
जो भी फ्लावर्स हैं या फ्रूट हैं उसकी क्वालिटी मेंटेन हो, यानी उस प्रोसेस को ही ट्रेनिंग कहते हैं। अगला है मल्चिंग। मल्चिंग आप जानते होंगे, मल्चिंग वह प्रोसेस होती है यानी किसी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो भी, जैसे कि पॉलीथीन है या कोई भी पुआल है, जो जिससे भी हम क्या करते हैं पौधों के बीच में उसको रख देते हैं, जिसके कारण से वो क्या होते हैं, यानी उन वीड नहीं आते हैं और वाष्पोत्सर्जन को रोकते हैं, यानी उसी प्रोसेस को मल्चिंग करते हैं। मल्चिंग करने से यानी सॉइल में जो भी माइक्रो क्लाइमेट है वो क्या होते हैं, इन्हेंस होते हैं, जिसके पौधों की अच्छे से बढ़वार होती है। अगला जो प्रोसेस है एप्लीकेशन, आगे आप मल्चिंग अच्छे से पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ पीजीआर, यस, यानी इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस में, यानी जो भी हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का यूज करते हैं वो भी प्रैक्टिसेस आती हैं। अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होते हैं, यानी वैसे केमिकल्स, वैसे सब्सटेंस जो हम पौधों के ऊपर यूज करते हैं जिससे उनमें बढ़वार होती है, यानी किसी फल जो नहीं पक रहे हैं यानी फल पकते हैं, यानी वैसे केमिकल का यूज करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये बहुत तरह के टाइप के होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, आप इसको आगे पढ़ेंगे। अगला है एक इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल, यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस है, यानी जब हम पौधे को लगाते हैं तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं, इंसेक्ट और पेस्ट से उसको बचाते हैं। अगर इंसेक्ट पेस्ट से उसको नहीं बचाएंगे तो उसमें तरह तरह के रोग लगने की संभावना होती है, यानी हमको गार्डनिंग करनी है तो उसको क्या करना है, इंसेक्ट और पेस्ट और डिजीज से भी क्या करना है, उसको कंट्रोल करना है। अगला है अर्थिंग अप। अर्थिंग अप क्या कहलाती है, यानी आपने देखा होगा, यानी गन्ना है या आलू की खेती होती है, यानी उसमें हम क्या करते हैं, मिट्टी को चढ़ाते हैं, उसको कहते हैं अर्थिंग अप। अगला टॉपिक है डीहल्मिंग। डीहल्मिंग यानी जितने भी आलू होते हैं, यानी उसको जब हार्वेस्ट करने से पहले यानी उनकी जो तना होती है उसको काट देते हैं, यानी उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डीहल्मिंग। ये इसलिए किया जाता है कि पौधों में रोग लगने की संभावना कम रहे, इसलिए इस प्रक्रिया को किया जाता है। अगला है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग ये जो है कॉलीफ्लावर यानी गोभी में की जाती है, जिससे गोभी की क्वालिटी मेंटेन होती है, गोभी की गुणवत्ता बनी रहती है, जिसके कारण से बहुत सारे गोभी में अगर ब्लांचिंग नहीं करें तो पीले रंग की हो जाती है, जिससे उसके मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ब्लांचिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है जो गोभी में की जाती है। अगला है निपिंग। निपिंग प्रोसेस जो की जाती है, यानी बहुत सारे शेडलिंग होते हैं, यानी उनके जो टर्मिनल बड होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको कट कर देते हैं, जिससे उसकी क्या हो, ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा हो। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, निपिंग कहते हैं। अगला प्रोसेस है प्रेकिंग। प्रेकिंग यानी जब हम सीडलिंग को यानी एक जगह से दूसरे जगह उसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं किसी बैग में या पॉट्स में, उसको जब ट्रांसफ़र करते हैं उसी प्रोसेस को प्रेकिंग कहते हैं। अगला क्या है डिसबर्डिंग। डिसबर्डिंग में अगर किसी बर्ड को आप रिमूव कर रहे हैं तो उसको डिसबर्डिंग कहते हैं। अगला है साइडिंग। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पॉली हाउस में क्या होते हैं, ग्रीन कलर के छायादार घर बने होते हैं, यानी उसी को कहते हैं शेडिंग। इसलिए किया जाता है, जो नर्सरी में जो पौधे होते हैं बहुत ही कोमल होते हैं, यानी लाइट की जो इंटेंसिटी होती है उसको कम करती है, जिससे पौधे क्या होते हैं, स्वस्थ रहते हैं और अच्छे बढ़वार करते हैं। अगला है विंटरिंग। विंटरिंग ये गुलाब में की जाती है। अगला है डिश शूटिंग। डिश शूटिंग का मतलब ये होता है, अगर अनवांटेड कोई शूट है जितने भी प्लांट में, उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, उसी को डिश शूटिंग कहते हैं। पिंचिंग ये कार्नेशन में की जाती है, मैरीगोल्ड में भी की जाती है, जिसमें लेटरल ब्रांच ज़्यादा निकले। तो चलिए आप लोग को पता हो गया होगा कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं एक एक टॉपिक। पहला है ट्रांसप्लांटिंग एंड हार्डेनिंग। आप इस इमेज में आप लोग देख रहे होंगे क्या है ये, ट्रांसप्लांटिंग कैसे की जा रही है। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस में क्या है, प्लांट को लगाया गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ट्रांसप्लांटिंग क्या होती है, यानी नर्सरी से छोटे पौधों को मुख्य खेत या किसी अन्य स्थान या बेहतर वृद्धि के लिए जब स्थानांतरित करते हैं, उसे प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। यानी जब नर्सरी से पौधों को आप किसी मेन फील्ड में जब ले जाते हैं तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। ट्रांसप्लांटिंग
के प्रोसेस में ही हार्डनिंग आप आती है। हार्डनिंग आप जब हम नर्सरी से यानी पॉली हाउस से जब हम मेन फील्ड में ले जाते हैं तो पौधे बहुत ही क्या होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। अगर नाजुक होते हैं तो उसको डायरेक्ट अगर फील्ड में लेकर के जाएंगे तो पौधे सूख जाते हैं, इसलिए हम उसको धीरे धीरे बाहर की ओर ले करके जाते हैं, जिससे से पौधे क्या होते हैं, हार्ड होते जाते हैं, जिससे पौधे सहनशील बनते हैं। ठीक है, उसी को हार्डनिंग आप कहते हैं। तो सबसे आप पहले आप जान लेते हैं हार्डनिंग ऑफ। हार्डनिंग ऑफ इज द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली एक्सपोज नर्सरी ग्राउंड सीड टू आउटडोर कंडीशन। यानी जब हम नर्सरी बेड से जब हम आउटडोर कंडीशन में जब पौधों को ले जाते हैं, जिसके कारण से वो क्या होते हैं, सनलाइट, विंड और टेम्परेचर जो चेंज होते हैं उसको, उससे वो सहनशील बने, उससे क्या हो, उसको सह सके। ठीक है, ये ट्रांसप्लांटिंग से पहले किया जाता है, जिससे पौधे क्या हो, टॉलरेंस बने, स्ट्रेस को टॉलरेंट करे। ठीक है, ये हार्डनिंग आप देख रहे होंगे, यानी पौधे नर्सरी से धीरे धीरे बाहर की ओर लाई जा रही हैं। आपने नर्सरी में ऐसा देखा होगा, यानी नर्सरी यानी इस रूम से जैसे ही पौधों को हम क्या करते हैं, यानी बाहर ऐसे रख देते हैं, धीरे धीरे पौधे हार्डनिंग हो जाते हैं। हार्डनिंग के भी बहुत चरण है, जैसे कि प्राइमरी हार्डनिंग, सेकेंडरी हार्डनिंग होते हैं, इनके टाइप है, उतना अंदर तक हम नहीं पढ़ेंगे, बस हार्डनिंग जान लेते हैं। तो हार्डनिंग ऑफ में क्या होते हैं, जब नर्सरी उगे हुए पौधों को ट्रांसप्लांट से धीरे धीरे बाहर के वातावरण, जिसके कारण धूप, हवा, तापमान के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया को हार्डनिंग आप कहते हैं, ताकि पौधे मजबूत और सहनशील बन सके। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि धीरे धीरे पौधा हार्डनिंग यानी हार्ड हो रहा है। हार्डनिंग का मतलब आप समझ सकते हैं, हार्ड होना। ठीक है, अगला जो प्रोसेस है वीडिंग। अगला प्रोसेस है वीडिंग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वीडिंग क्या होती है। वीडिंग यानी आपने जाना होगा, वीड जानते ही होंगे, वीड क्या होती है। वीड यानी अनवांटेड प्लांट होती है, यानी वीड इज द वीड क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट होते हैं। ठीक है, यानी जो आपके लायक ना हो प्लांट, उसको वीड कहते हैं। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए किसी धान के खेत में मान लीजिए अगर किसी अदर प्लांट की, बाजरे की अगर पौधे लग गई तो क्या वो बाजरा वीड कहलाएगा? तो आप लोग जरूर इसका जवाब देंगे, हाँ बिल्कुल, क्या कहलाएगा, वीड कहलाएगा। क्योंकि अगर धान की खेत है तो उसमें केवल धान ही होना चाहिए, अगर दूसरा क्रॉप की अगर प्लांट उसमें दिख रहा है तो क्या कहलाएगा, वीड कहलाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। तो वेडिंग क्या होती है, वेडिंग यानी खेत से अवांछनित पौधों को क्या हटाने की प्रक्रिया जो होती है उसी को वेडिंग कहते हैं। वेडिंग इसलिए कहते हैं, जो जितने भी बीड होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, हार्ड इन नेचर के होते हैं, बहुत तेज ग्रोइंग करते हैं, बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, सीड प्रोडक्शन करते हैं। इसलिए वो पौधों से क्या करते हैं, वो प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी मेन प्लांट से वो कंपटीशन करते हैं, जिसकी उनकी जो भी न्यूट्रिएंट है, वाटर है, सनलाइट है और स्पेस है, उसको क्या कर लेते हैं, वो अपना ले लेते हैं, जिसके कारण से पौधा क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, वो सही से बढ़वार नहीं हो पाती है। ठीक है, अब बीड को हटाने की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, बीडिंग कहते हैं। तो बीडिंग के कौन कौन से मेथड हैं हम इसमें जानेंगे, जैसे कि मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड में कौन सी मेथड होती है, यानी जब आप यहाँ पे देख रहे होंगे इमेज में, इमेज में जो क्या की जा रही है, यानी मैनुअल मेथड से, यानी हाथ से जब किसी बेड को आप उखाड़ करके उसको साइड कर दें तो उसको क्या कहेंगे, मैनुअल मेथड कहेंगे। ठीक है, मैनुअल मेथड उसके बाद से आता है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में जब हम क्या करते हैं, वेड को जब हम किसी टूल्स या किसी मैकेनिकल टूल से जब उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो उसको मैकेनिकल मेथड कहते हैं। ठीक है, अगला है, जब एक कंसेप्ट है इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट में बहुत सारे कंसेप्ट अपनाए जाते हैं, जैसे कि कल्चरल मेथड, मैनुअल मेथड, मैकेनिकल मेथड। फिर उसके बाद से जब इन सारी चीज़ों से नहीं होता है तो केमिकल मेथड से हम क्या करते हैं, वीड को नष्ट करते हैं। तो केमिकल मेथड में क्या होता है, यानी जब हम वेडिसाइड का यूज करते हैं, यानी वीड केमिकल्स का यूज करके जब हम किसी खरपतवार को नष्ट करते हैं तो उसको हम केमिकल मेथड कहते हैं। अब आपको पता होगा कि वीडिसाइड, इसी को हम हर्बिसाइड के नाम से जानते हैं। हर्बिसाइड क्या कहलाते हैं, यानी वैसे केमिकल जो वीड को किल करे यानी नष्ट कर दे, उसको हम क्या कहेंगे, हर्बिसाइड या वीडिसाइड कहते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि टाइप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वीडिसाइड। अब वीडिसाइड जब हम यूज करेंगे तो कौन कौन से मेथड से हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे उनके एप्लीकेशन करने के हिसाब से अलग अलग के टाइप के वीडिसाइड होते हैं। जैसे कि कौन कौन से हैं, पहला है प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, यानी इसको पीपीआई भी कहते हैं। यानी ऐसे वीडिसाइड जब हम पौधों के बोने से पहले जब हम क्या करते हैं, यानी वीडिसाइड का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है, या हर्बिसाइड का प्रयोग कर देते हैं, उसको प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। जैसे कि पेंडेमेथिलिन है, ठीक है। अगला जो क्या है, प्री इमरजेंस, यानी पौधों के लगाने के बाद, यानी पौधों के जर्मिनेशन होने के बाद जो भी, यानी पौधों के सोइंग के बाद और पौधों के जर्मिनेशन के पहले जो भी वीडिसाइड का यूज करते हैं उसको प्री इमरजेंस कहते हैं। यानी जो पौधे की जर्मिनेशन नहीं हुई है उसके पहले जो भी हम यूज कर रहे हैं वीडिसाइड, उसको प्री इमरजेंस कहते हैं। अगला क्या है, पोस्ट इमरजेंस, यानी आफ्टर जर्मिनेशन जो भी, यानी पौधों की जर्मिनेशन के बाद जो भी हम वीडिसाइड का यूज कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, पोस्ट इमरजेंस वीडिसाइड कहेंगे। ठीक है, आपने इसका बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कि पैराक्वाट है, डाइक्वाट है, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं, ये क्या है, ये पोस्ट इमरजेंसी वीडिसाइड है। तो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछ दिए जाते हैं कि पोस्ट इमरजेंसी वीडिसाइड कौन है, प्री इमरजेंसी वीडिसाइड कौन है, इनके आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए। अगला है एप्लीकेशन मेथड। अब जो भी हम वीडिसाइड का यूज करते हैं तो कौन कौन से मेथड से यूज करते हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा कि खेत में जितने भी प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन वीडिसाइड होते हैं हम उसको क्या करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं, यानी छिड़काव कर देते हैं, आपने देखा होगा। अगला क्या है, सेकंड बैंड एप्लीकेशन। बैंड एप्लीकेशन यानी पौधों के जड़ के पास हम देते हैं, उसको बैंड एप्लीकेशन कहते हैं। अगला क्या है, फोलियर एप्लीकेशन। फोलियर एप्लीकेशन वैसे वीडिसाइड होते हैं जब हम क्या करते हैं, स्प्रे के माध्यम से पत्तियों पे छिड़कते हैं, जिसके कारण से पत्तियां क्या हो जाती हैं, झुलस जाती हैं, यानी उसको फोलियर एप्लीकेशन कहते हैं। तो आशा है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगला क्या है, थर्मल वीड कंट्रोल। ये मैकेनिकल में ही आता है या इसको फिजिकल भी बोल सकते हैं। फिजिकल, फिजिकल का मतलब ये है कि जब हम हीट के द्वारा, स्ट्रीम के द्वारा जब हम क्या करते हैं, वीड को कंट्रोल करते हैं तो उसको थर्मल वीड कंट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। ये इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट के सब कंपोनेंट हैं, जैसे कि कल्चरल मेथड, मैनुअल मेथड, मैकेनिकल मेथड, थर्मल मेथड। इसी को फिजिकल मेथड्स के भी नाम से जाने जाते हैं। और लास्ट में जब इन सबसे अगर क्या होते हैं, वीड मैनेजमेंट नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड का यूज, सॉरी, वीडिसाइड का यूज करते हैं। वीडिसाइड यानी हर्बिसाइड कहलाती है, ठीक है, जो वीड को किल कर दे। तो थर्मल में क्या होते हैं, यानी पेस्टिसाइड फ्री, इसमें पेस्टिसाइड का यूज नहीं करना होता है, वीड को कंट्रोल करते हैं। इसमें क्या करते हैं, बर्नर, यानी देख रहे होंगे कि ये इक्विपमेंट है, यानी यहाँ पे ट्रैक्टर चल रही है और यहाँ पे क्या लगी हुई है, यानी थर्मल वीड कंट्रोल लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ से हीट रे क्या हो रही है, निकल रही है, यानी आग जल रही है, और ऐसे ही आगे चलता जाएगा, जिसके कारण से ये क्या हो जाएंगे, वीड पूरे झुलस जाएंगे, जल जाएंगे, जिसके कारण से पूरा वीड समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। ये जब फील्ड तैयार किया जाता है, फील्ड का प्रिपरेशन किया जाता है, तभी यूज किया जाता है, ठीक है, जिसमें खरपतवारों को गर्मी की मदद से नष्ट या नियंत्रित किया जाता है। यह गर्मी और आग या भाप के गर्म के इंफ्रारेड रेडिएशन या सोलराइजेशन दी जाती है, जिसके कारण से पौधे की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, खरपतवार मर जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला है मैकेनिकल वीडिंग डिवाइस, द डायगोनल वीडर। ये आप देख रहे होंगे कि एक ट्रैक्टर है और इसमें डायगोनल वीडर लगी हुई है, ये मैकेनिकल मेथड में आते हैं। मैकेनिकल मेथड क्या कहलाते हैं, वीड कंट्रोल के, यानी जब हम किसी डिवाइस का यूज करते हैं तो उसको मैकेनिकल मेथड में आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे चल रही है और वीड क्या हो रहे हैं, रिमूव होते जा रहे हैं, ठीक है, मैकेनिकल में आते हैं। अगला है लॉन्ग हेडेड वीडर। बहुत सारे टूल्स आते हैं जो मैकेनिकल में ही, मैकेनिकल मेथड में यूज किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये टूल्स है, जो इसको क्या कहते हैं, सर्कुलर ब्लेड वीडर, यानी इसमें क्या है, सर्कल बनी हुई है, ब्लेड बनी हुई है, जो क्या करते हैं, ये अगर ऐसे चलाते हैं तो वीड क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। अगला यहाँ पे देख रहे होंगे गार्डन रैक है। गार्डन रैक, गार्डन रैक क्या कहलाते हैं, जब आप देखे होंगे हमने
पिछले क्लास के लेक्चर में हमने पूरे गार्डन टूल्स बता दिए हैं। तो जितने भी डीडीए माली या डीडीएसओ के अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, तो आप लोग उस लेक्चर को जा करके देख लें कि गार्डन में कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए एज ए डीडीए माली या एज ए डीडीएसओ सेक्शनल ऑफिसर हार्टिकल्चर, तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ड्रैग क्या होते हैं, वी वीड इससे क्या करते हैं, रिमूव किए जाते हैं। ये वी ब्लेड मल्टीपर्पज वीडर यानी वी शेप के क्या होते हैं, मल्टीपर्पज वीडर जो हैं, ये क्या करते हैं, वी वीड को रिमूव करते हैं। अगला क्या है, ग्रास स्लैशर है। ठीक है, घास को आसानी से इसको हटा दिया जाता है। अगला है लॉन्ग हैंडल हैंड व फोर्क। ठीक है, इसमें लंबी से क्या होती है, हैंडल होती है, और ये फोर्क होते हैं। ठीक है, फोर्क में ये दांतेदार होते हैं, जिससे से भी क्या होते हैं, वीड को रिमूव किया जाता है। अगला क्या है, व्हील होय। ठीक है, ये मैकेनिकल में ही आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी महिला किसान हैं जो क्या कर रही हैं, व्हील होय को चला रही हैं, जिससे वीड यानी इस फसल में जितने भी बीड हैं क्या हो रही हैं, नष्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस यानी व्हील हो जो होते हैं, यानी इसमें पहिया लगा होता है और इसको हाथों से चलाया जाता है, जिसके माध्यम से क्या होते हैं, जितने भी बीड होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो व्हील होय भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि ट्विन व्हील हो, यानी इसमें दो दो पहिए लगे होते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ भी और यहाँ भी पहिया लगा हुआ है, जिसके कारण से चल रहे हैं। ठीक है, आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। और जो भी क्वेश्चन ना समझ आए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, जो भी क्वेरी हो आप वहाँ से करिए और इसमें भी कमेंट करके बताइए। ठीक है, हमारे द्वारा कोई भी कंटेंट आपको अच्छे से देगा, आपको जितने भी कंटेंट दिए जाएंगे एकदम क्वालिटी कंटेंट। अगला है थिनिंग एंड गैप फिलिंग। अब थिनिंग प्रोसेस क्या होती है, आगे हमने बताया है कि थिनिंग क्या होती है, जब पौधे बहुत ज़्यादा डेंस हो जाए। यहाँ फिगर में देख रहे होंगे कि पौधे बहुत क्या है, घना है। जब घना डेंस हो जाते हैं तो पौधों को जब हम इसमें से कुछ पौधे निकाल देते हैं, जिसको स्पेस इसके मेंटेन हो जाए, जिसके कारण से पौधों को जगह मिल जाए, सही वाटर मिले, सही उसको न्यूट्रिएंट मिले, जिसके कारण से पौधों की बढ़वार, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थिनिंग कहते हैं। अगला क्या है, गैप फिलिंग। गैप फिलिंग यानी जब पौधे बहुत दूर दूर जब होते हैं, जहाँ पे भी पौधे नहीं होते, जब उस पौधों को लगा दिया जाता है, तो जिसके कारण से इनके भी जितने भी गैप होते हैं वो फिल हो जाते हैं। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को ही गैप फिलिंग कहते हैं। ठीक है, अगला प्रोसेस यानी थिनिंग क्या कहलाती है, थिनिंग वह प्रक्रिया जिसमें खेत या नर्सरी से अतिरिक्त या कमजोर पौधों को निकाल दिया जाता है, ताकि बचे हुए पौधों को पर्याप्त जगह यानी स्पेस मिले, पोषक तत्व मिले और धूप और पानी मिल सके, जिसके कारण से वो पौधे अच्छे से विकसित हो, अच्छा यील्ड दे। अब क्या बेनिफिट होता है ये थिनिंग का, तो बेनिफिट क्या है, पौधे क्या होंगे, ग्रोथ, प्लांट बेनिफिट यानी पौधे की ग्रोथ अच्छे से होंगी, जगह मिलेंगी। ठीक है, उनको अच्छे से पानी मिलेगा, न्यूट्रिएंट मिलेगा, तो क्या होगा, पौधे की ग्रोथ होगी, पौधा वृद्धि करेगा। अगला है न्यूट्रिएंट बेनिफिट, यानी जब वही चीजें जब पौधे बहुत पास पास होते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे के न्यूट्रिएंट के साथ कंपटीशन करते हैं और पौधे क्या बढ़वार नहीं हो पाती है। अगला है लाइट एयर सर्कुलेशन बेनिफिट, उनको अच्छे से प्रकाश लाइट मिलती है, हवा मिलती है। ठीक है, और उसको अच्छे से पानी भी मिलती है। और फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वीड और डिजीज मैनेजमेंट हो जाता है अच्छे से। अगर आप थिनिंग करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे खेतों में जब पौधे क्या होते हैं, बहुत घने हो जाते हैं, जिसके कारण से पौधों में तरह तरह के वीड भी आ जाते हैं, उसमें बहुत सारे इंसेक्ट का भी प्रकोप हो जाता है और उसमें फाइनली डिजीज भी लग जाता है। ठीक है, तो अगर थिनिंग कर रहे हैं तो क्या होंगे, पौधे बहुत ही अच्छे होंगे, खरपतवार और रोग से मुक्त होंगे। अगला है यील्ड बेनिफिट। यील्ड बेनिफिट का मतलब ये है कि जब पूरा ये सारी चीज़ें मेंटेन होंगी, न्यूट्रिएंट, वाटर और लाइट सब चीज़ें मिलेंगी, पौधों में रोग नहीं लगेंगे, तो क्या होगा, आखिरी में आपको यील्ड अच्छा मिलेगा। यील्ड यानी जो लास्ट प्रोडक्ट होती है पौधों की, उसको यील्ड कहते हैं, जो आप यूज करते हैं। अगला है आप देखेंगे इरिगेशन। इरिगेशन इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि इरिगेशन के कितने मेथड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं इरिगेशन क्या कहलाती है। जब आप कोई भी प्लांट को आप
क्या करते हैं, कृत्रिम तरीके से जब उसको पानी प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, आप यहाँ पे देख रहे होंगे फ्लड इरिगेशन, जहाँ यहाँ पे देख रही होगी यानी बाढ़ आ गई है, ठीक है। अगला है ड्रिप इरिगेशन, फिर अगला है स्प्रिंकलर इरिगेशन, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन को ट्रिकल इरिगेशन के भी नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि ड्रिप इरिगेशन को और किस नाम से जानी जाती है, तो ट्रिकल इरिगेशन। तो जान लेते हैं फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन जहाँ पे पानी ज़्यादा अवेलेबल हो, ठीक है, समतल लैंड हो, वहाँ पे क्या की जाती है, फ्लड इरिगेशन। जैसे कि आपने देखा हो एक धान के खेतों में कि फ्लड इरिगेशन किया जाता है, ठीक है। और ये बहुत इसमें पानी की आवश्यकता होती है, एक्सेस मात्रा में पानी यहाँ पे देख रहे होंगे लगाई गई है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कास्ट नहीं आता है, लेबर कास्ट कम आता है और पानी की अधिकता इसमें ज़्यादा लगती है। अगला है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सारे प्लांट है और यहाँ पे एक पाइप लगी हुई है जिसके कारण से पानी आ रही है और बूंद बूंद करके यानी पौधों के रूट तक ये पानी दी जाती है, ठीक है। इसी को हम ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। एक क्वेश्चन बनता है ड्रिप इरिगेशन से कि अगर ये ड्रिप इरिगेशन किस कंट्री से लाई गई है, तो ड्रिप इरिगेशन ये इजराइल कंट्री से लाई गई थी, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगला स्प्रिंकलर इरिगेशन, जहाँ पे अंडुलेटेड सॉइल होते हैं, ऊबड़ खाबड़ जो सॉइल होते हैं, सैंडी सॉइल होते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज करते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या करते हैं, इसमें जो पाइप है, पाइप में बहुत ज़्यादा प्रेशर से क्या होते हैं, यानी ये यहाँ से पानी निकलते हैं जिसके कारण से सभी पौधों को ऊपर बौछारी रूप से पानी मिलती है। इसको हम बौछारी सिंचाई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ड्रिप इरिगेशन को बूंद बूंद सिंचाई के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे हमारे प्रिय विद्यार्थियों का कमेंट रहा है कि सर आप हिंदी में पीपीटी लाइए, तो इसमें हिंदी से आपको लाऊंगा बिल्कुल। अगला जो पीपीटी होगा हिंदी में ही लाऊंगा, आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसमें हम जो भी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ आपको हिंदी में भी बताते चल रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या होते हैं, हाई प्रेशर होते हैं, जबकि ड्रिप इरिगेशन में क्या होते हैं, बहुत ही लो प्रेशर पाइप में होते हैं जिसके कारण से इसमें बूंद बूंद गिरते। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे हाई प्रेशर किस इरिगेशन के पाइप में होता है, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन के पाइप में होता है, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन में बहुत ही कम प्रेशर होता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और ड्रिप इरिगेशन जो किए जाते हैं फ्रूट क्रॉप में किए जाते हैं, ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आप आशा है कि आप लोग इसको अच्छे से कर लिए होंगे। और फ्लड इरिगेशन राइस में किया जाता है, यानी जितने भी सीरियल क्रॉप किए जाते हैं जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, सब में फ्लड इरिगेशन किया जाता है, ठीक है। स्प्रिंकलर इरिगेशन या प्लांटेशन क्रॉप जितने भी होते हैं उसमें किया जाता है। आशा है कि आपको पता होगा कि फ्रूट क्रॉप क्या है, प्लांटेशन क्रॉप क्या है और सीरियल क्रॉप्स क्या है, आपको पता होगा। आगे चलते हैं स्टैकिंग। आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि क्या है, एक दूसरे को क्या किए जा रहे हैं, सहायता दे रहे हैं, यानी हमने पौधों के साथ एक डंडे लगा दिया है जिसके कारण से इसके सहारे से क्या होने पौधे चल रहे होंगे। और आपको ये भी पता होगा कि क्लाइंबर क्या होता है, हर्ब क्या होता है और सर्व क्या होता है। यानी जितने भी क्लाइंबर होते हैं यानी इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टैकिंग करते हैं, ठीक है। क्लाइंबर यानी जो रेंग क्या करते हैं, किसी के सहारे से वो ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है। यानी वैसे प्लांट जो किसी के सहारे से ऊपर चढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं, क्लाइंबर कहते हैं। यानी वह प्रक्रिया जिसमें पौधा गिरने से बचाने और सीधा रखने के लिए लकड़ी, बांस या लोहे के डंडे के सहारा दिया जाता है, उसको स्टैकिंग कहते हैं। इसका यूज क्यों कहाँ पे करते हैं, जैसे कि टोमेटो है, ब्रिंजल है, चिली है, ये सब फ्लावर कुछ प्लांट जो है उसको सहारा देने के लिए क्या करते हैं, हम स्टैकिंग करते हैं, जिससे पौधे क्या हो, टूटे ना, टूटने से बच जाते हैं, उसमें अच्छी वृद्धि होती है और अच्छी वृद्धि होगी तो और अच्छी उसमें क्या होंगे, उपज होंगे, यानी आपको यील्ड अच्छे मिलेंगे। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन है। अब बीच बीच में हमने कुछ क्वेश्चन भी डाल दिया ताकि आप लोग समझ सके कि किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आप देखेंगे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा प्लांट फ्रॉम द फील्ड इज नोन एज। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेंगे कि हमारी क्लास जो है लाइव है, तो कहीं तो कट तो नहीं हुई है, देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, फाइनली हमारी क्लास लाइव रिकॉर्डेड हो रही है, तो आते हैं। देखिए कहाँ पे थे, हाँ स्टैकिंग हो गया था। यहाँ पे देखेंगे कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा प्लांट फ्रॉम द फील्ड इज नोन एज, ठीक है।
यानी आप ये जितने भी प्लांट हैं उसमें एक्स्ट्रा प्लांट को आप रिमूव कर दे रहे हैं। जो भी ज़्यादा प्लांट है उसको रिमूव करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, थिनिंग कहते हैं। थिनिंग को ही विरलीकरण कहते हैं। अब जान लेते हैं जितने भी ऑप्शन है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आप इनकी भी टॉपिक आप तैयार कर लें। जैसे कि गैप फिलिंग क्या होता है, गैप फिलिंग आगे आपने पढ़ा है कि जितने भी पौधे क्या होते हैं दूर दूर होते हैं, उसमें कोई प्लांट को ला करके उसको लगा दिया जाता है जिससे स्पेस क्या होते हैं मेंटेन हो जाए, उसको गैप फिलिंग कहते हैं। स्टैकिंग आपको पता है, किसी पौधों को डंडे के सहारा देना उसको क्या कहते हैं, स्टैकिंग कहते हैं। थिनिंग आपको पता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थिनिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये ड्रिप इरिगेशन इज आल्सो नोन एज, ड्रिप इरिगेशन को किस नाम से जाना जाता है, तो ड्रिप इरिगेशन इज आल्सो नोन एज माइक्रो इरिगेशन, इसको माइक्रो इरिगेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, माइक्रो इरिगेशन मतलब बहुत ही कम मात्रा में यूज किया जाता है, और ड्रिप इरिगेशन क्या होती है, बहुत ही कम जल का उपयोग करती है, इसका वाटर यूज इफिशियंसी बहुत ही हाई होती है। ठीक है, फ्लड इरिगेशन क्या कहलाते हैं, यानी पानी आप किसी फील्ड में भर दे रहे हैं उसको फ्लड इरिगेशन कहलाते हैं। स्प्रिंकलर यानी उसको बौछारी सिंचाई के भी नाम से जानते हैं। फरो इरिगेशन क्या कहलाते हैं, फरो इरिगेशन जब आप किसी खेत में नाली या ट्रेंच बना दे रहे हैं उसमें आप उसके माध्यम से सिंचाई कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, फरो इरिगेशन कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्रिप इरिगेशन आल्सो नोन एज माइक्रो इरिगेशन। व्हाट क्रॉप इज बेस्ट सूटेड फॉर ए ड्रिप इरिगेशन, यानी किस क्रॉप के लिए ये ड्रिप इरिगेशन बहुत ही सूटेबल है। ठीक है, तो किस क्रॉप के लिए आगे हमने बताया है, ये फ्रूट क्रॉप के लिए क्या होते हैं, बहुत ही सूटेबल होते हैं। क्योंकि आपने जाना होगा कि ड्रिप इरिगेशन में बहुत ही कम क्या होती है, जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, बूंद बूंद करके पौधों की जड़ के पास क्या होती है, यानी पानी गिरते हैं। ठीक है, जिसमें पानी की आवश्यकता कम होती है। ठीक है, राइस में हम फ्लड इरिगेशन करते हैं, इसमें भी फ्लड इरिगेशन करते हैं चेक बेसिन मेथड से। बाजरा तो इसमें स्प्रिंकलर इरिगेशन भी कर देते हैं। तो इसका आंसर फ्रूट क्रॉप हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ड्रिप इरिगेशन हेल्प इन सेविंग वाटर अप टू, यानी ड्रिप इरिगेशन लगभग कितना वाटर सेव करता है, यानी ड्रिप इरिगेशन की वाटर यूज इफिशियंसी कितनी होती है, यानी 80 से 90% होती है। अब व्हाट इज वाटर यूज इफिशियंसी, यानी वाटर यूज इफिशियंसी क्या कहलाता है, जब पौधे जितने भी वाटर हम पौधों को दें उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा अगर पौधे यूज कर ले रहे हैं उसकी वाटर यूज इफिशियंसी ज़्यादा कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पे राइस है, राइस की वाटर यूज इफिशियंसी बहुत ही कम होती है क्योंकि ज़्यादा पानी देते हैं और पौधे क्या करते हैं, बहुत ही कम पानी का यूज करते हैं। बाकी सब पानी क्या होती है, वेस्ट चली जाती है, चाहे इवापोरेशन के माध्यम से, चाहे इवापो ट्रांसपायरेशन के माध्यम से, चाहे ट्रांसपायरेशन के माध्यम से या लीचिंग के माध्यम से क्या हो जाते हैं, पानी चले लॉस हो जाती है। ठीक है, तो आपको पता है होगा कि ट्रांसपिरेशन क्या कहलाता है, इवापो ट्रांसपिरेशन क्या, कौन से कैरेक्टर नहीं है। तो आपको पता होगी कि विड क्या कहलाते हैं, यानी अनवांटेड प्लांट जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी विड कहलाते हैं, जो हमारे यूज में नहीं आते हैं। ठीक है, तो वीड के लक्षण क्या है, अब देखिए वीड जितने भी होते हैं क्या होते हैं, हार्डी नेचर के होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सीड प्रोडक्शन करने की क्षमता होती है, इसीलिए क्या करते हैं वीड यानी क्रॉप से बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। ठीक है, और वीड जितने भी होते हैं वो बहुत ही तेजी से ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ग्रो वेरी स्लो, यानी ये क्या होगा आंसर, ग्रो वेरी स्लो, यानी वीड जो होते हैं बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। ठीक है, अगला क्या है, फर्टिलाइजर से क्वेश्चन है, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन थ्रू ड्रिप इरिगेशन इज कॉल्ड। अगर आप फर्टिलाइजर के साथ अगर क्या कर रहे हैं, वाटर दे रहे हैं, नहीं वाटर आप सिंचाई कर दे रहे हैं उसी टैंक में क्या कर दे रहे हैं, यानी आप फर्टिलाइजर डाल दे रहे हैं, यानी पानी और फर्टिलाइजर साथ साथ में अगर पौधों को दे रहे हैं तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फर्टिगेशन कहते हैं। ठीक है, यानी फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन इज कॉल्ड फर्टिगेशन। ठीक है, ये ड्रिप इरिगेशन में किया जाता है। ड्रिप इरिगेशन में क्या होते हैं, टैंक लगे होते हैं, यानी पाइप के माध्यम से पौधों की जड़ तक आसानी से पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसमें कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कम आता है इसमें। ठीक है, अगला क्या है, कंपोस्टिंग जान लेते हैं। कंपोस्टिंग क्या होता है, कंपोस्ट बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, कंपोस्टिंग यानी जैसे कि वर्मिंग कंपोस्ट बनाते हैं या आप वैसे भी कंपोस्ट बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट। ठीक है, अगला क्या है, लीचिंग। लीचिंग क्या कहलाती है, यानी वैसे प्रक्रिया जब
वाटर के साथ जब सॉइल में जब वाटर के साथ मिनरल्स जब नीचे क्या करते हैं, लीच कर जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, यानी होराइजन, ही आपने होराइजन पढ़ लिया होगा। तो यानी जब ये होराइजन से बी होराइजन में जब चले जाते हैं मिनरल्स, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। आपको सॉइल पता होगा, हमने पिछली क्लास में हमने पूरी सॉइल के बारे में बता दिया, काइंड्स ऑफ सॉइल भी बता दिया, ठीक है। तो आप वहाँ से जा करके उस लेक्चर को देख सकते हैं। अगला क्या है, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ये होता है कि क्या करते हैं, यानी किसी भी फर्टिलाइजर को आप क्या करते हैं, छिड़क दे रहे हैं, तो उसको क्या कहलाते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्टिगेशन। अगला क्या है, प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ ड्रिप इरिगेशन, यानी ड्रिप इरिगेशन का क्या डिसएडवांटेज है। अब देखिए आजकल के जो क्वेश्चन बन रहे हैं आपको घुमा करके मिल रहा है। अब ट्रेंडिंग वो खत्म हो गया कि सीधा सीधा ऑनलाइनर क्वेश्चन बने। अगर आप ऑनलाइनर पढ़ रहे हैं तो आप उसको थोड़ा से उसको टर्निंग करके भी पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज पूछा है ड्रिप इरिगेशन का, तो क्या होगा, तो ड्रिप इरिगेशन के बारे में आपको पता ही होगा, क्या हो इसमें हाई इनिशियल कास्ट क्या होता है, इसमें ज़्यादा आता है। अगर ड्रिप इरिगेशन आप लगा रहे हैं तो शुरुआती में आपको क्या मिलेगी, कास्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, हाई इनिशियल कास्ट। इसमें वाटर यूज इफिशियंसी ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अगला क्या है, ड्रिप इरिगेशन रिड्यूस। ड्रिप इरिगेशन क्या कम करता है, ड्रिप इरिगेशन इवापोरेशन लॉस को कम करता है कि विड ग्रोथ को या सॉइल इरोजन को या सभी को, ठीक है। तो ड्रिप इरिगेशन क्या करता है, ये इवापोरेशन लॉस को कम करता है, ठीक है। और विड ग्रोथ को भी क्या करता है, कम करता है, सॉइल इरोजन भी कम होगा। और इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन जब अर्थ की सरफेस से जब वाटर क्या होते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं इवापोरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या करते हैं, जब पौधों के द्वारा जब पानी को क्या किया जा रहा है, पौधों के पत्तियों के द्वारा जब पानी को उड़ाया जाता है, ठीक है, उसी को वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इवापो ट्रांसपिरेशन क्या कहते हैं, यानी वाष्पोत्सर्जन, यानी जब अर्थ सरफेस और प्लांट के लीफ के द्वारा जब इवापोरेशन किया जाता है, ठीक है, यानी पानी को लॉस किया जाता है, तो उसको इवापो ट्रांसपिरेशन कहलाते हैं, ठीक है। यानी आशा है कि आपको इतना टॉपिक में से बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगला है, इन विच वेजिटेबल स्टैकिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी स्टैकिंग आपको हमने बता दी, यानी किस वेजिटेबल में, किस वेजिटेबल क्रॉप में आपको स्टैकिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो स्टैकिंग जितने भी क्लाइंबर्स होते हैं उनमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो क्लाइंबर्स कौन कौन से हैं, इसमें टोमेटो भी है, पी भी है, बीन्स भी है। तो इसका आंसर क्या होगा, कोरिएंडर। कोरिएंडर की लंबी स्टैकिंग नहीं देते हैं, ठीक है, सहारा नहीं देते हैं। ड्रिप इरिगेशन रिड्यूसेस, ड्रिप इरिगेशन क्या करते हैं, यानी ये इवापोरेशन लॉसेस को कम भी करते हैं, ठीक है। यानी विट यानी इसका आंसर क्या होगा, यानी इवापोरेशन लॉस को क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। अगला क्या है, ड्रिप इरिगेशन इज सुटेबल इन एरिया हैविंग, ठीक है, यानी ड्रिप इरिगेशन किस एरिया के लिए सुटेबल है। तो जहाँ पे ड्रिप इरिगेशन कहाँ पे होगी, यानी जहाँ पे वाटर की कमी होगी, ठीक है, वहीं पे हम क्या करते हैं, ड्रिप इरिगेशन करते हैं, ठीक है। हाई रेनफॉल एरिया में हम क्या करते हैं, फ्लड इरिगेशन, वहाँ पे पानी की सफिशियंट मात्रा होती है, ठीक है। अगला क्या है, आशा है कि आप लोग सॉइल इरोजन भी पढ़ लिए होंगे। सॉइल इरोजन हमने पिछले क्लास के लेक्चर में बताया है, तो आप लोग उसको जा करके देख लेंगे। अगला है, ड्रिप इरिगेशन इज लिस्ट सुटेबल फॉर, तो ड्रिप इरिगेशन के किसके लिए कम सुटेबल है। तो ड्रिप इरिगेशन यानी जो भी क्ले सॉइल होते हैं उसके लिए क्या होते हैं, कम सुटेबल होते हैं। सैंडी सॉइल के लिए हम क्या करते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज करते हैं, ठीक है। अगला है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। अब मैन्योर क्या कहलाते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट या गाय की गोबर या जो भी गोबर्स हैं, उनके जो सड़ा करके जो भी प्रोडक्ट तैयार किया जाता है उसको मैन्योर कहते हैं। ये ज़्यादा मात्रा में पौधों को आवश्यकता होती है, ठीक है। फर्टिलाइजर क्या होते हैं, फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं, और किसी मेन जैसे कि एक या दो या तीन
पोषक तत्वों की इसमें प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जबकि मैन्योर में लगभग सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, इसको कम मात्रा में यूज किया जाता है। तो जान लेते हैं मैन्योर किन किन तरीके से हम एप्लीकेशन करते हैं, यानी प्रयोग करते हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड से। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ये होता है, जैसे आप फिगर में देख रहे होंगे, इसको क्या कर दे रहे हैं, ये इसको छिड़क दे रहे हैं। अगला प्लेसमेंट मेथड। प्लेसमेंट मेथड में क्या करते हैं, जब हम पौधों के रूट के पास, यहाँ पे देख रहे होंगे, जब यहाँ पे फर्टिलाइजर यानी पौधों के रूट के पास जब हम फर्टिलाइजर देते हैं तो उसको प्लेसमेंट मेथड कहते हैं। अगला है बेंडिंग बेंड या प्लेसमेंट। ठीक है, यानी जब रूट के पास हम देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, बेंडिंग एंड बेंड प्लेसमेंट। लिक्विड एप्लीकेशन, यानी जब हम किसी ड्रोन या ड्रोन के माध्यम से जब इस पे हम क्या करते हैं, या स्प्रे नैपसैक स्प्रेयर के द्वारा जब हम क्या करते हैं, पौधों के लीफ पे स्प्रे करते हैं फर्टिलाइजर को, उसको क्या कहते हैं, लिक्विड एप्लीकेशन कहते हैं। बहुत ही इफेक्टिव होता है। ठीक है, यानी इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। ठीक है, आपने देखा होगा नैनो यूरिया ट्रेंडिंग में चल रही है। अगला क्या है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ये इसमें भी बहुत तरीके से दिया जाता है, यानी देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी ऐसे छिड़काव कर दिया जा रहा है, इसी को ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। और ब्रॉडकास्टिंग में जैसे कि कई टाइप के होते हैं, जैसे कि बेसल एप्लीकेशन या टॉप ड्रेसिंग। बेसल एप्लीकेशन क्या कहलाते हैं, जब हम पौधों या किसी भी प्लांट को जब ये शोइंग के समय जब हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर दे देते हैं, तो उसको बेसल एप्लीकेशन कहते हैं। अगला टॉप ड्रेसिंग। टॉप ड्रेसिंग यानी पौधों के जर्मिनेशन के बाद जो हम ऊपर से जो मैन्योर देते हैं या फर्टिलाइजर देते हैं, उसको टॉप ड्रेसिंग फिगर में देख रहे होंगे। यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे प्लांट ग्रो कर गया, फिर उसके बाद से फर्टिलाइजर दिया जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। अगला है प्लेसमेंट मेथड। प्लेसमेंट मेथड में आप देख रहे होंगे कि यानी पौधों के रूट के पास क्या की जा रही है, यहाँ पे फर्टिलाइजर दी जा रही है, इसी को प्लेसमेंट मेथड कहते हैं। प्लेसमेंट मतलब यानी पौधों के रूट के पास जब फर्टिलाइजर देते हैं तो उसको प्लेसमेंट मेथड कहते हैं। तो यहाँ पे कई तरीके से हम प्लेसमेंट मेथड दे सकते हैं, जैसे प्लग सोल प्लेसमेंट, यानी हल के द्वारा प्लेसमेंट कर देना, यानी पौधों की जड़ के पास, या डीप प्लेसमेंट या ड्रिल के माध्यम से पौधों के रूट तक दे देना, या लोकलाइज्ड प्लेसमेंट यानी स्पेशल पौधों के रूट पे ही जा करके क्या कर देना, यानी फर्टिलाइजर देना। ठीक है, आशा है कि आप लोगों के क्लियर हो गया होगा टॉपिक। अगला है लोकलाइज्ड प्लेसमेंट। लोकलाइज वही है जिसमें ड्रिलिंग करते हैं, साइड ड्रेसिंग करते हैं। ड्रिलिंग में क्या करते हैं, यानी ड्रिल करके ही पौधों की जड़ के पास हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे, ड्रिलिंग करके पौधों की जड़ के पास फर्टिलाइजर दी जा रही है, तो इसको ड्रिलिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, अगला है साइड ड्रेसिंग। साइड ड्रेसिंग को हम क्या कहते हैं, यानी जब हम साइड से क्या कर देते हैं, वो फर्टिलाइजर को देते हैं, तो उसको साइड ड्रेसिंग कहते हैं। ये एग्जैक्ट पॉइंट पे क्या होते हैं, यानी फर्टिलाइजर जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, आप जुड़े रहिए, लाइव कटे ना। ठीक है, आप लोग लाइव बने रहिए, तो आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक है लोकलाइज्ड प्लेसमेंट हो गया था। अगला है हिल प्लेसमेंट, यानी बेंड प्लेसमेंट। बेंड प्लेसमेंट का मतलब ये होता है, जब हम क्या करते हैं, यानी किसी यंत्र के द्वारा हम जड़ के पास क्या करते हैं, फर्टिलाइजर को देते हैं। ठीक है, यानी ड्रिल करके उसको बैंड प्लेसमेंट कहते हैं, जैसे कि हिल प्लेसमेंट और रो प्लेसमेंट। यानी यहाँ पे देखे होंगे क्या मेथड ऑफ लिक्विड फर्टिलाइजर, आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में क्या किया जा रहा है, यानी फोलियर एप्लीकेशन, यानी पत्तियों पे क्या है, फर्टिलाइजर की छिड़काव किया जा रहा है। फर्टिगेशन। फर्टिगेशन मतलब जब इरिगेशन के साथ फर्टिलाइजर को भी मिला करके पौधों तक पहुंचाते हैं, उसको फर्टिगेशन कहलाते हैं। ठीक है, अगला एरियल एप्लीकेशन, जब हम किसी ड्रोन से या किसी के माध्यम से जब हम क्या करते हैं, पौधों पर फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करते हैं, उसको एरियल एप्लीकेशन कहते हैं। अगला फर्टिगेशन, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, तो फर्टिगेशन में यहाँ पे जो है, यानी इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन हो रही है। ड्रिप इरिगेशन में ही क्या है, यहाँ पे इरिगेशन के साथ ही क्या फर्टिलाइजर यूज किया जा रहा है। ठीक है, इसको हम ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, अगला एरियल एप्लीकेशन। एरियल एप्लीकेशन में यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ ड्रोन के माध्यम से क्या किया जा रहा है, यानी फर्टिलाइजर का छिड़काव किया जा रहा है, इसको
एरियल एप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही कॉस्टली होता है, अपने इंडिया में ज़्यादा अभी प्रचलन में नहीं है, विदेशों में ज़्यादा प्रचलन है। ठीक है, तो इंडिया में भी लाया जा रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी इंडिया में भी विस्तार कर रही है। चलिए आगे है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस हैं, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग जो तो किया जाता है, पौधों की काट छांट के द्वारा जो पौधों की साइज को मेंटेन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रूनिंग करते हैं। ठीक है, प्रूनिंग से क्या होते हैं, पौधों की साइज मेंटेन रहती है। ठीक है, उसका शेप मेंटेन होता है। ठीक है, ट्रेनिंग यानी पौधों के जड़ के पास जब उसके क्या कर देते हैं, खुदाई कर देते हैं, या उसको जो भी CN रेशियो यानी कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो को मेंटेन करते हैं उसको ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि तरह तरह के ट्रेनिंग और प्रूनिंग के मेथड है। यहाँ पे बोवर सिस्टम में क्या करते हैं, जब पौधों को क्या करते हैं, जब ऊपर चढ़ाना होता है तो हम एक ढांचा बना देते हैं। ठीक है, जिस चीज पे पौधे क्या करते हैं, आसानी से इस पे चढ़ जाएं। ठीक है, इसको हम बोवर सिस्टम कहते हैं। अगला है, यहाँ पे देख रहे होंगे कि वी ट्रेलिस। वी ट्रेलिस में यानी वी शेप का हम क्या कर देते हैं, एक ढांचा बना देते हैं जिसपे पौधे आसानी से इस पे बढ़वार करते रहें, जिससे स्पेसिंग क्या है, कम जगह लगे और पौधों की अच्छी बढ़वार हो, जो भी इनके फ्रूट और वेजिटेबल्स निकले हो क्या हो, अच्छे से उनकी क्वालिटी मेंटेन हो। अगला इन्वर्ट वी ट्रेलिंग। इन्वर्ट वी ट्रेलिंग क्या होता है, यानी उल्टा वी शेप का जब अगर आप क्या कर देते हैं, बना देते हैं ढांचा, जिसपे क्या हो, पौधे आसानी से इस पे चढ़ करके अपनी फल को दें और फल की क्वालिटी क्या हो, मेंटेन हो। ठीक है, इसी को हम वी ट्रेलिंग कहते हैं। ठीक है, आपने देख लिया होगा इसमें कैसे किया गया है। अगला जो प्रोसेस है, अम्ब्रेला सिस्टम। अम्ब्रेला सिस्टम में क्या करते हैं, एक हम छड़ लेते हैं जिसके कारण से इसे डंडे इसको अम्ब्रेला से बना देते हैं, जिसपे पौधे आराम से बढ़वार करते हैं, इसको अम्ब्रेला सिस्टम। ऐसा गार्डन में आपने बहुत जगह देखा होगा। ठीक है, अगला है ग्राउंड ट्रेलिंग। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो क्लाइंबर्स नहीं होते हैं, जो क्रीपर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जमीन पर रेंग करके चलते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्रीपर कहते हैं, तो ग्राउंड ट्रेलिंग कहते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला यहाँ पे है स्टैक एंड वेव सिस्टम। आपने आगे पढ़ा है स्टैकिंग, यानी जब हम क्या करते हैं, पौधों को डंडे के सहारा दे करके उसको क्या करते हैं, चढ़ाते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वेव सिस्टम देख रहे हो, यानी इसको आगे की बहुत सारे गार्डनिंग में इसका यूज किया जाता है, आराम से पौधे इस पे चढ़ जाते हैं, जिसमें कम जगह में अच्छा क्वालिटी के फ्रूट या वेजिटेबल्स हमको मिलते रहते हैं। ठीक है, अगला क्या है, यहाँ पे सिंगल प्लांट स्टैकिंग। अगर एक डंडा लगा दे रहे हैं तो उसको सिंगल प्लांट स्टैकिंग। इस इमेज से आपको क्लियर हो रहा होगा कि इसमें केवल एक ही डंडा लगी हुई है। अगला है डबल प्लांट स्टैकिंग। डबल प्लांट स्टैकिंग का मतलब जब एक से ज्यादा डंडा अगर हम लगा करके इसको क्या करें, यानी पौधों को इस पे चढ़ाएं, तो उसको डबल प्लांट स्टैकिंग कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। अगला है केज। जब ऐसे हम क्या कर देते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना करके पौधे उसमें आगे बढ़वार करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, केज सिस्टम, यानी इसको पिंजरा भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम इसको रख देते हैं, आराम से पौधे क्या होते हैं, इसमें बढ़ते हैं। टी ट्रेलिस सिस्टम, यानी आपने यहाँ टी शेप का देख रहे होंगे कि जिसमें क्या हो रहे हैं, पौधे आराम से यहाँ पे बढ़वार होकर के यहाँ पे बढ़ रहे हैं, और इसमें अच्छे अच्छे फ्रूट निकल रहे हैं, वेजिटेबल्स निकल रहे हैं। ठीक है, इसको टी ट्रेलिंग सिस्टम, यानी ये टी शेप का है। ठीक है, आपको आशा है कि क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, हम आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। अब रही बात इसकी PDF हम कहाँ प्रोवाइड करेंगे, PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक भेज दी जाएंगी, और ये PDF को भी सेंड कर दिए जाएंगे, तो आप इसको PDF वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। और हम आपको अच्छे से जो भी जितने भी चाहे DDA की कंटेंट हो, चाहे DDA मालिक की जो भी कंटेंट हो, हम इसको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप जा करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। ठीक है, और हम लोग हमारी टीम जो क्या कर रही है, एक ई बुक भी लॉन्च कर रही है, जो DDA मालिक के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं कि सर हम कोई ऐसा बुक लॉन्च करिए जो हमारे लिए उपयोगी हो, तो हम लोग भी हमारी टीम के द्वारा एक बुक लॉन्च करने वाले हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको आराम से मिल जाएगी। उसमें बहुत ही क्वालिटी कंटेंट उसमें दिया गया है, किसी भी प्रकार की उसमें कोताही नहीं बरती गई है। पूरी आपको MCQ और थ्योरेटिकल विथ इमेज आपको उसमें मिलेगी। अगला है क्वेश्चन, यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ ओनली फर्टिलाइजर विथ इरिगेशन वाटर इज नोन एज। ठीक है,
यानी इरिगेशन के साथ आप क्या करते हैं, फर्टिलाइजर अगर यूज करते हैं तो उसको क्या कहलाते हैं, उसको फर्टिगेशन कहते हैं। अगला टॉपिक इसमें ड्रेंचिंग। ड्रेंचिंग क्या कहलाती है, जैसे कि आप क्या करते हैं, यानी नाली बना देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्रेंचिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर फर्टिगेशन होगा। प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर नियर द सीड सोइंग टाइम इज नोन एज, जब ऐसे फर्टिलाइजर जब हम सीड को सोइंग करते हैं यानी बुआई करते टाइम में ही हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको टॉप ड्रेसिंग पहले जान लेते हैं क्या कहते हैं। टॉप ड्रेसिंग जब फर्टिलाइजर, जब पौधे क्या हो जाते हैं, ग्रो कर लेते हैं, फिर उसको ऊपर से जो भी फर्टिलाइजर देते हैं उसको टॉप ड्रेसिंग कहलाते हैं। सीड प्लेसमेंट, सीड प्लेसमेंट क्या कहलाते हैं, ड्रिल, यानी जब सोइंग के समय जब हम क्या करते हैं, जब हम सीड के साथ ही उसको फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसको सीड प्लेसमेंट कहते हैं। ब्रॉडकास्टिंग, जब पौधों के ऊपर हम क्या करते हैं यानी छिड़क करके यूज करते हैं उसको ब्रॉडकास्टिंग मेथड कहते हैं। डीप प्लेसमेंट यानी ड्रिलिंग मेथड के द्वारा इसको डीप प्लेसमेंट किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे सीड प्लेसमेंट होगा। अगला है एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर आफ्टर द क्रॉप एंड इमर्ज इज कॉल्ड। ठीक है, यानी एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर आफ्टर द क्रॉप हैज इमर्ज इज कॉल्ड, यानी जब फर्टिलाइजर का यूज जब पौधे का जर्मिनेशन हो जाए उस समय यूज करते हैं तो क्या कहलाता है, उस समय जो कहते हैं करते हैं उसको हम टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, टॉप ड्रेसिंग, टॉप ड्रेसिंग जब पौधे की जर्मिनेशन हो जाती है उसके ऊपर से जो भी हम फर्टिलाइजर देते हैं तो उसको टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। बेसल एप्लीकेशन क्या कहलाता है, बेसल एप्लीकेशन जब हम पौधों यानी जो भी सीड है यानी उसकी बुआई कर दे रहे हैं तो सीड की बुआई के समय जब हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो उसको बेसल एप्लीकेशन कहलाते हैं। ब्रॉडकास्टिंग में यानी वैसे ही आप छिड़क दे रहे हैं उसको ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। फोलियर एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि फोलियर एप्लीकेशन जब हम पत्तियों पे छिड़कते हैं फर्टिलाइजर उसको फोलियर एप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, आशा है कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ आया होगा और इनके जो भी ऑप्शन है पूरा हमने समझा दिया है। ठीक है, तो आगे यहाँ पे देखिए, विच फर्टिलाइजर इज अप्लाइड इन स्प्लिट डोजेज, कौन से ऐसे फर्टिलाइजर हैं जो स्प्लिट डोज है यानी कई टुकड़ों में हम देते हैं, तो इसका आंसर होगा यूरिया। यूरिया के बारे में आप जान लें, यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। ये स्ट्रेट फर्टिलाइजर, इसमें केवल नाइट्रोजन की ही सोर्स पाई जाती है, उसको स्ट्रेट फर्टिलाइजर कहते हैं। आप फर्टिलाइजर के बारे में आप आगे जस्ट स्लाइड में पढ़ेंगे तो उसमें पूरी जानकारी मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे डीएपी क्या है, डीएपी इसको डाई अमोनियम फास्फेट कहते हैं। इसको 1846 यानी 18% नाइट्रोजन 46% फास्फोरस पाए जाते हैं। इसमें दो एलिमेंट पाए जाते हैं यानी दो पोषक तत्व तो पाए जाते हैं जैसे कि नाइट्रोजन और पोटास फास्फोरस। ठीक है, तो आप इसको जान गए होंगे। एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में आते हैं जब दो या दो से अधिक जब किसी भी फर्टिलाइजर में पोषक तत्व की मात्रा होती है उसको कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कहते हैं। ठीक है, अगला है एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश, इसमें पोटाश की मात्रा 60% होती है। ठीक है, ये केवल इसमें केवल पोटाश ही पाया जाता है। अगला क्या है, पोटासिक फर्टिलाइजर। यूरिया क्या है, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, और डीएपी क्या है, फास्फेटिक फर्टिलाइजर। ठीक है, अगला सिंगल सुपर फास्फेट, इसमें 16% क्या होती है, फास्फोरस पाई जाती है। ठीक है, अगला क्या है, यूरिया कॉमनली यूज्ड फॉर, यूरिया किस कैसे यूज करते हैं, तो यूरिया हमेशा आप क्या करते हैं, टॉप ड्रेसिंग के रूप में यूज करते हैं। टॉप ड्रेसिंग जो फसल की बढ़वार हो जाती है उसको कई टुकड़ों में हम यूरिया की छिड़काव करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। बेसल ड्रेसिंग आपको बता ही दिया। ठीक है, अगला क्या है, फोलियर एप्लीकेशन मीन्स अप्लाइंग फर्टिलाइजर टू द, ठीक है, फोलियर एप्लीकेशन का मतलब फोलियर एप्लीकेशन कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, यानी जो भी फर्टिलाइजर होते हैं उसका फोलियर एप्लीकेशन किस पार्ट पे यूज किया जाता है, प्लांट के, तो प्लांट के उसके लीफ पार्ट पे क्या किया जाता है, फोलियर एप्लीकेशन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि पत्तियां जो होती हैं उसमें स्टोमेटा पाई जाती है और वो अच्छे से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर लिप्स होगा। ठीक है, अगला है कि मल्चिंग, आपने यहाँ पे मल्चिंग यहाँ पे देखेंगे, मल्चिंग क्या होती है, तो हम देख लेते हैं कि लाइव हमारी चल रही है तो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा हमारा क्लास। ठीक है, तो आप लोग इसको लाइक करिए और अपने जो भी सहपाठी हैं उनको शेयर करते रहिए, जिससे उनको अच्छे से कंटेंट उनको मिलती रहे और उनकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। ठीक है, तो आपको
हमको आशा है कि आप लोगों की क्लास बहुत ही अच्छी लग रही होगी, ठीक है। तो आप लोग और हमारी क्लास जो है ये डेली सुबह और शाम कोशिश करता हूँ कि लाइव आऊँ, ठीक है। तो आपको हर एक टॉपिक के नोट्स और हर एक टॉपिक के लेक्चर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। और हमारे चैनल का नाम क्या है, आई एग्री एग्जाम है, ठीक है। ये केवल डीडीए एसओ और डीडीए मालिक के पर्पज से ही नहीं है, ये हमारे जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर के बहुत सारे एग्जाम होते हैं तो उसमें एग्रीकल्चर पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा। तो इसके पर्पज से भी हमारी ये चैनल क्या है बनाई गई है। और हमारी चैनल जो है कमर्शियल पर्पज से नहीं है, बिल्कुल जो भी अभ्यर्थी, जो भी गरीब परिवार से अभ्यर्थी, उनके लिए हमारी ये चैनल क्या है बनी है, ठीक है। तो आप लोग जितने भी गरीब परिवार हैं या जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, ईमानदार स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अभी वो एस्पायरेंट लाइफ में है, ठीक है, वो एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में असफल हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी आखिर क्यों एस्पायरेंट असफल हो जाता है, इसमें भी बहुत सारी आप लोगों को जानकारी मिलेंगी। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, ठीक है। ये केवल अभ्यर्थियों को ही ध्यान में रख करके बनाया गया है, ठीक है। कि अभ्यर्थी बहुत सारे आजकल के जितने भी अभ्यर्थी हैं क्या बहुत सारी स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, उनकी एग्जाम नहीं निकल रही है, बहुत परेशान हैं, बहुत कंफ्यूज हैं कि कहाँ से कैसे पढ़ना है, उनको गाइडेंस वो बहुत भटक रहे हैं। तो हमारे द्वारा आप लोगों को बहुत सारे गाइडेंस दिया जाएगा ताकि आप लोग ये गलती ना करके आप जल्दी से जो भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं आप लोग उसको अच्छे से उसमें सफल होंगे, ठीक है। तो आशा है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो अगला है मल्चिंग। मल्चिंग ये देख रहे होंगे कि मल्चिंग कैसे की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मल्चिंग करने का बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। मल्चिंग करने का उद्देश्य ये होता है कि इसमें वेड जो जितने भी होते हैं, अगर इसमें वेड हैं तो वेड क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। पौधों को नमी बरकरार रहेगी, इसमें ट्रांसपायरेशन कम होगा, इवापोरेशन कम होगा, ठीक है। जैसे नमी इसमें बनी रहेगी और इसमें जो भी ह्यूमस हैं ह्यूमस मेंटेन रहेंगे, ठीक है। यानी मल्चिंग जान लेते हैं क्या होता है। मल्चिंग जब हम कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल या इनऑर्गेनिक मटेरियल, ये ऑर्गेनिक मटेरियल दिख रही है और ये इनऑर्गेनिक मटेरियल, तो इसमें जो आप उसको बिछा देते हैं जिससे वीड की प्रकोप कम हो, उसी को हम मल्चिंग कहते हैं। मल्चिंग के बहुत सारे फायदे होते हैं, ठीक है, हमने बता दिया। अगला है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मल्च, ये इनऑर्गेनिक मल्च दिख रहा है जो यहाँ पॉलीथीन शीट लगी हुई है। अगला क्या है ऑर्गेनिक मल्च, यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे भूसे पुआल हम खेतों में क्या कर देते हैं लगा देते हैं, इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। इससे फायदा ये होता है कि ये जितने भी पुआल हैं भूसे हैं ये क्या हो जाते हैं सड़ करके खाद बन जाते हैं, जिससे ह्यूमस की मात्रा सॉइल में बढ़ जाती है और वीड भी नहीं जमते हैं, ठीक है। तो ये आपको करने चाहिए, ठीक है। किसानों को ये पता नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग इस मल्चिंग जान गए होंगे और इसको अप्लाई भी करेंगे। अगला क्या एडवांटेज है मल्चिंग, मल्चिंग का क्या फायदे हैं। तो हेल्प क्योंकि जर्मिनेशन ऑफ सीड, इसके द्वारा पौधे क्या होते हैं बहुत तेजी से जर्मिनेट करते हैं जितने भी सीड होते हैं। इंक्रीज क्रॉप यील्ड, इससे क्रॉप की प्रोडक्शन या यील्ड ज़्यादा होती है। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, यानी आपने देखा होगा कि सॉइल इरोजन होते हैं, तो आप ये ऐसे अगर आप लगा देते हैं मल्चिंग कर देते हैं तो क्या होंगे सॉइल इरोजन, यानी एक जगह से सॉइल चाहे वाटर चाहे विंड के द्वारा बहुत ही कम जाएंगी, यानी सॉइल की क्या होगी कंजर्वेशन होगी, ठीक है। सॉइल इरोजन का टॉपिक हम पिछले वीडियो के लेक्चर में हम आपको प्रोवाइड कर दिया हूं, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जा करके सॉइल कंजर्वेशन और सॉइल्स के बारे में जा करके देख सकते हैं। अगला क्या रेगुलेशन ऑफ क्रॉप टेम्परेचर, जब आप मल्चिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा टेम्परेचर मेंटेन होगी। बहुत तेजी से अगर धूप हो रही है तो आप क्या कर दे रहे हैं मल्चिंग कर दे रहे हैं, तो इसकी टेम्परेचर मेंटेन बनी रहेगी जिसके कारण से पौधे आप अच्छे से ग्रो करेगा, ठीक है। अगला क्या है कंट्रोल वीड्स, इससे वीड का क्या होगा कंट्रोल होगा, खरपतवार नहीं जमेंगे, ठीक है। खरपतवार जमेंगे नहीं तो आपकी पौधों के साथ कंपटीशन कम होगा और पौधे आपकी अच्छा से यील्ड देगा। इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, अगर ये जितने भी मल्च हैं सड़ेंगे तो क्या होंगे ये फर्टिलिटी यानी सॉइल की फर्टिलिटी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाएंगे। क्रॉप प्रोटेक्शन भी करेगा, यानी जितने भी इंसेक्ट पेस्ट जो होते हैं क्या होंगे यानी उनसे रक्षा भी करेगा।
कंजर्व सॉइल मॉइस्चर, मॉइस्चर को भी क्या करेगा ये सुरक्षित रखेगा। प्रोवाइड मोर अनफाइड एंड टीडी अपीयरेंस टू फील्ड, ठीक है, और आपकी जो भी फील्ड होगी बहुत ही अच्छे से दिखेगी, ठीक है। तो ये सब बेनिफिट हैं मल्चिंग के, ठीक है। आशा है कि आपको यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, चाहे डीडीए मान लीजिए चाहे डीडीएसओ के एग्जाम में, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला है आइडियल मल्च। आइडियल मल्च क्या है, यानी एक आदर्श मल्च कैसा होना चाहिए। ये नहीं कि मल्च ऐसे कर दे कि खेत में वो कभी डिकम्पोज ना ही हो, ठीक है, तो ऐसे मल्च नहीं होने चाहिए। तो आपको आसानी से अवेलेबिलिटी हो जाए, यानी आसानी से आपको उपलब्ध हो जाए ऐसे मल्च, ठीक है, कहीं से आपको खरीदना ना पड़े, ठीक है। जितने भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मल्च हैं आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। इजी एप्लीकेशन, आसानी से उसको अप्लाई कर दें, ठीक है। अगला क्या है, इजी रिमूवल सॉइल इनकॉर्पोरेशन। अगर आप यूज कर दे रहे हैं तो आप आसानी से इसको क्या करें, इसको हटा सकें, ठीक है। और ये इकोनॉमिकल के नज़रिए से क्या हो, अच्छा हो, ठीक है, ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं हो और इकोलॉजिकल भी हो, ठीक है। यानी ये ऐसे नहीं मल्च की क्या प्रदूषण फैलाएं, ठीक है, सॉइल पॉल्यूशन फैलाएं, ठीक है, तो ऐसा नहीं, ये तुरंत उसमें जा करके क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। फुलफिल द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये बहुत सारे क्या करते हैं, डिजायर जो भी आप चाहते हैं उसके ये उद्देश्य को पूरा करें। फ्री फ्रॉम नॉक्सियस वीट, यानी जितने भी वीड्स होते हैं, नॉक्सियस वीट क्या होते हैं, यानी वैसे खरपतवार जो कभी नष्ट ही ना हो, जैसे कि मोथा है जिसका साइंटिफिक नेम साइप्रोट्रोटंडस है, ठीक है। तो आप उसको अगर रिमूव करना चाहें तो आप बार बार आपको मल्चिंग करना पड़ेगा, ठीक है। और ये इंसेक्ट से भी क्या करते हैं, दूर रखते हैं, और उसमें अगर मल्चिंग करते हैं तो डिजीज भी बहुत कम लगता है। तो ये आपके क्या हो, ये मल्च ऐसे होने चाहिए, यानी वीड से फ्री हो मल्च। उस ये नहीं कि मल्च लगाए तो और क्या हो जाए, वो वीड का इन्फेस्टेशन करे, उसमें इंसेक्ट जा कर के रुके, ठीक है, या उसमें कोई डिजीज का वो स्प्रेड करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए मल्च। ये मल्च का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। आशा है कि आपको समझ आया होगा। अगला एप्लीकेशन आप PGRS यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग करने से क्या होगा, ये भी इंटरकल्चर प्रैक्टिसेस में आता है, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं। यानी वैसे केमिकल्स या वैसे सब्सटेंस या वैसे मटेरियल्स, ठीक है, जो आप यूज करते हैं जिससे पौधों की अचानक बढ़वार या उसमें जो मान लीजिए फूल नहीं आ रही है और उसका अगर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का यूज कर रहे हैं तो फूल आ जाए, या अगर फ्रूट को पकाने हैं तो आप एथिलीन का यूज कर दें, ठीक है। तो ये सब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं, ठीक है ना। आपने नाम सुना ऑक्जिन, जेब्रेलिक एसिड, ठीक है, और साइटोकाइनिन, ठीक है, यानी जितने भी ये नाम सुने होंगे सब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ही होते हैं, ठीक है। तो ये जान लेते हैं टाइप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है, क्या होते हैं। रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इन वेजिटेबल, यानी इसका यूज करने से पौधों में बढ़वार बहुत तेजी से आ जाती है। कोई ग्रोथ रिटार्डेंट होता है, ठीक है, कोई फ्रूट को पकाने में काम आता है, तो कोई फ्लावर लाने में काम आता है। कोई ऐसा भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है जो क्या करता है, यानी मेल फ्लावर कोई लाता है। कोई ऐसा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है जो क्या करता है, केवल फीमेल फ्लावर को भी आने में मदद करता है। तो ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। अगला है इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट। इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट में यानी इंसेक्ट और पेस्ट को कैसे आप मैनेजमेंट करेंगे, ये भी आपका कल्चरल प्रैक्टिसेस में आता है। जैसे कि सबसे पहले आप जान लेते हैं कि इंसेक्ट क्या होता है। इंसेक्ट जो होते हैं जिनके 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं और 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, ठीक है, ये सब इंसेक्ट ही होते हैं, ठीक है। पेस्ट जो कोई भी क्रॉप को क्या करते हैं सॉरी, जो पौधों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, उसको पेस्ट कहते हैं। अब इनका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, एक कंसेप्ट है IPM जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसमें बहुत सारे मेथड का यूज करते हैं इंसेक्ट को कंट्रोल करने में। जैसे कि कल्चरल मेथड होता है, मैकेनिकल मेथड होता है, फिजिकल मेथड, बायोलॉजिकल, और लास्ट में एक मेथड आता है जिसको केमिकल मेथड, जिसमें हम इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं। अब कहेंगे कि इंसेक्टिसाइड क्या होता है। इंसेक्टिसाइड वैसे केमिकल जो इंसेक्ट को किल करे उसको इंसेक्टिसाइड कहते हैं। जो ऐसे केमिकल्स जो
मकड़ी को किल करे उसको एक्रिसाइड कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे जो फंजीसाइड है जो फंगस को किल करे। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जितने भी रोग होते हैं, ये रोग वाली टॉपिक है, यानी आप लोगों में एक टॉपिक है यानी जितने भी फंगल डिजीज हैं, वायरल डिजीज हैं और बैक्टीरियल डिजीज, आपको ये अच्छे से इनके क्लास मिलेंगे, ठीक है। यानी जितने भी रोग होते हैं इंसेक्ट के द्वारा ही कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। तो जान लेते हैं कि कल्चरल मेथड क्या होते हैं। कल्चरल मेथड में इसमें हम क्या करते हैं, यानी जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा खेत में हम क्या करते हैं, अगर टाइमली सोइंग कर दें, ठीक है, टाइमली सोइंग कर दें या प्लांटिंग कर दें, ठीक है, जिससे क्या होगी, उसमें इंसेक्ट कम आते हैं, ठीक है। अगर लेट से करेंगे तो उसमें ज़्यादा इंसेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये टाइमली सोइंग कर देते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा टिलेज करते हैं, टिलेज करने का ये उद्देश्य होता है केवल मिट्टी को भुरभुरा बनाना ही नहीं, मिट्टी में बहुत सारे इंसेक्ट के क्या होते हैं, एग होते हैं, लार्वा होते हैं, जिसको या कोई इंसेक्ट होते हैं जो जमीन के अंदर रहते हैं। अगर टिलेज कर दे, जुताई कर दे, तो उससे क्या होंगे, यानी बहुत सारे इंसेक्ट क्या होंगे, मर जाएंगे। अगला प्लांट अगर स्पेसिंग कर दे रहे हैं, अगर डेंस ज़्यादा प्लांट लगाएंगे तो इंसेक्ट क्या होगी, उसमें इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन, इंसेक्ट का प्रकोप ज़्यादा होगा। अगर प्लांट को दूर दूर लगाएंगे तो इंसेक्ट का क्या होगा, इन्फेस्टेशन कम होगा। इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग का मतलब ये होता है जब हम किसी दो फसल के बीच, मान लीजिए एक फसल हमने क्या लगाया, वीट लगा यानी गेहूं लगाया, उसके बीच में हमने क्या लगा दिया, सरसों लगा दी, उसको ही हम क्या कहेंगे, इंटरक्रॉपिंग कहेंगे। यानी फसलों के बीच में आप कोई एक और फसल लगा दे रहे हैं, उसको इंटरक्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग से बेनिफिट ये होता है आपको एक ही साथ दो दो फसल तैयार हो जाते हैं सही समय पे, सेम समय पे, ठीक है, और आपको उतना ही जगह में, ठीक है। तो आप इंटरक्रॉपिंग करते हैं। और बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट जो होते हैं इंटरक्रॉपिंग करने से क्या होते हैं, जैसे आपने टमाटर की खेती किया है, टमाटर की खेती के चारों तरफ आपने मैरीगोल्ड लगा दिया है, तो बहुत सारे जो भी टोमेटो के जो भी फ्रूट बोरर्स हैं, यानी फ्रूट को जो बोर करते हैं, छेद करते हैं, वो इंसेक्ट जा करके मैरीगोल्ड के पौधों पे जाकर के अट्रैक्ट होंगे। इसको इंटरक्रॉपिंग में कहा जाए। उसी को ट्रैप क्रॉपिंग के भी नाम से जाना जाता है। यानी जो भी आपने अभी हमने एग्जांपल बताया कि अगर आप टोमेटो के चारों तरफ खेती के चारों तरफ आपने क्या लगा दिया, अगर मैरीगोल्ड लगा दिया, तो मैरीगोल्ड पे जाकर पूरे इंसेक्ट अट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी ट्रैप कर लेंगे उस इंसेक्ट को। उसी को ट्रैप क्रॉप भी कहते हैं। अगला आता है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में हम क्या करते हैं, हैंड पेकिंग, यानी जितने भी इंसेक्ट हैं आप क्या करें, हाथों से पकड़ करके उसको नष्ट कर दें। यानी किचन गार्डन में आपने देखा होगा, किचन गार्डन वह गार्डन कहलाता है जो आप अपने घर पे गार्डनिंग करते हैं, जो सब्जी या फूल के लिए, ठीक है, उसको किचन गार्डन कहते हैं। हाथों से पकड़ के कि यानी इंसेक्ट को नष्ट कर दें, उसको हैंड पिकिंग कहलाएगा। यानी क्लिपिंग, क्लिपिंग यानी बहुत सारे इंसेक्ट जो होते हैं, यानी ऊपरी, यानी कोई भी प्लांट के टिप पार्ट पे पाया जाए तो अगर उसको कट करके उसको हटा दे तो उसको क्लिपिंग कहते हैं, ठीक है। प्रूनिंग करने से भी इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन कम होता है, ठीक है। ये सब मैकेनिकल मेथड में ही आते हैं। पूछा जाता है कि मैकेनिकल मेथड में कौन कौन से मेथड आते हैं, जैसे कि हैंड पिकिंग, क्लिपिंग, प्रूनिंग, क्रशिंग, ट्रैपिंग, सक्शन डिवाइस, ठीक है, सब आते हैं, ठीक है। तो जान लेते हैं प्रूनिंग कर क्या होता है। प्रूनिंग यानी काट छांट जब कर रहे हैं पौधों की, जिससे इंसेक्ट क्या हो जा रहे हैं, रिमूव हो जा रहे हैं, उससे क्या कहेंगे, उसको प्रूनिंग कहेंगे। क्रशिंग यानी क्रश कर दे रहे हैं, ठीक है। ट्रैपिंग यानी बहुत सारे ट्रैप हम लगाते हैं, ठीक है, जैसे कि फेरोमोन ट्रैप आप लगाते हैं, ठीक है। फेरोमोन ट्रैप क्या होते हैं, लाइट ट्रैप है। आपने देखा होगा कि फसल में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ फेरोमोन ट्रैप है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यानी एक फसल है, वहाँ पे एक ऐसे मैकेनिकल डिवाइस लगाई गई है, इसमें इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए केमिकल लगा दिया जाता है, जिसको हेलो ल्यूर कहा जाता है, यानी फेरोमोन ल्यूर कहलाता है, जिसमें उस मेल जो इंसेक्ट होते हैं यहाँ पे जाकर के अट्रैक्ट होते हैं और फिर इसमें जाकर के ट्रैप हो जाते हैं, इसमें फंस जाते हैं, और फिर इसको यूज लेकर के हम उसको किल कर देते हैं, यानी इंसेक्ट को मार देते हैं। ये फेरोमोन ट्रैप कहलाएंगे, ठीक है। सक्शन डिवाइस क्या कहलाते हैं, सक्शन डिवाइस ऐसे डिवाइस जो होते हैं उस इंसेक्ट को सक कर लेते हैं, ठीक है, और सक करके उसको मार देते हैं, ठीक है, उस सक्शन डिवाइस कहलाते हैं। तो आशा है कि आपको कल्चरल डिवाइस पता हो गया, एक कल्चरल मेथड पता हो गया। कल्चरल मेथड में ये सब चीज़ें आते हैं। पूछा जाता है कि
कौन कल्चरल मेथड है, तो ये आप इसको ध्यान में देख लेंगे, और ये मैकेनिकल मेथड है। ठीक है, ये देखेंगे फेरोमोन ट्रैप है, यानी यहाँ पे ट्रैप लगाई गई है। ठीक है, जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, इसमें मेल इंसेक्ट ही अट्रैक्ट होते हैं, यानी जितने भी मेल इंसेक्ट होते हैं, जितने भी मेल मौत होते हैं, इसमें अट्रैक्ट होते हैं। बर्ड पर्चर, अगर आप बर्ड पर्चर खेतों में ऐसे लगाते हैं तो क्या होगा, बर्ड पर्चर अगर लगाएंगे तो यहाँ पे चिड़िया बैठेगी, चिड़िया बैठेगी तो यहाँ पे जितने भी इंसेक्ट होंगे तो क्या होंगे, उसको जा करके वो खा लेंगे। ठीक है, तो यानी इंसेक्ट की वहाँ पे क्या हो जाएंगे, कमी हो जाएंगी, जिससे पौधा आपका बच जाएगा बर्ड पर्चर से। अगला येलो स्टिकी ट्रैप, आपने आजकल देखा होगा कि बहुत सारा यूज हो रहा है, यानी जितने भी एफिड हैं, ठीक है, ये इस से क्या होते हैं, जाकर के इसमें चिपक जाते हैं। ये एक ऐसा प्लेन शीट पेपर होता है जिसमें गोंद लगा होता है, स्टिकी स्टिक से लगा होता है, ग्लू लगा होता है, और ये पीला कलर का होता है, और ये जा करके इसमें जितने भी माहू होते हैं ये जा करके इसमें चिपक जाते हैं। ठीक है, इसको स्टिकी ट्रैप कहते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ट्रैप है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग डिवाइस यूज किया गया है। ठीक है, तो आप इसका यूज करेंगे तो ये मैकेनिकल कंट्रोल में आएगा इंसेक्ट का। ठीक है, अगला बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल जब किसी बायोलॉजिकल एजेंट के द्वारा आप क्या कर रहे हैं, इंसेक्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो जितने भी हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको जा करके वो क्या करते हैं, उसकी भक्षण कर लेते हैं या उसको मारते हैं, तो उसको हम बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज करते हैं। यानी कीटों से कीटों का नियंत्रण करना ही बायोलॉजिकल कंट्रोल में आता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक लेडी बर्ड बीटल है, या आपने देखा होगा मैंटिस, ठीक है, वो क्या करते हैं, यानी दूसरे इंसेक्ट को क्या करते हैं, किल करते हैं। ठीक है, तो कुछ मित्र के कीट भी होते हैं तो उसको नहीं मारना चाहिए। ठीक है, अगला है यहाँ पे देखिए, एक जो बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या क्या यूज करते हैं, एक पैरासिटॉइड, यानी एक पैरासिटॉइड ट्राइकोग्रामा चिलोनी से। ठीक है, इसको 50,000 पर हेक्टेयर यानी 4 बार इसको यूज किया जाता है 30 दिन आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, यानी 20 डे पर डे आपको इंटरवल पे यूज करना होता है। अब एक पैरासिटॉइड क्या होता है, यानी जो किसी भी जो हार्मफुल इंसेक्ट है उनके अंडे में जाकर के वो अपना अंडा दे देता है, फिर वो जाकर के उसको वो जो इंसेक्ट होते हैं उसको नुकसान पहुंचाता है। अगला लार्वल पैरासिटॉइड, यानी वैसे इंसेक्ट जो क्या करते हैं, यानी लार्वा को भक्षण कर लें। ठीक है, यानी उसको लार्वल पैरासिटॉइड कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल जो दिए हुए हैं लार्वल पैरासिटॉइड है। अगला क्या है, यहाँ पे देख रहे होंगे इमेज। ठीक है, ये सब मित्र कीट है। ठीक है, जो जाकर के क्या कर रहे हैं, ये इंसेक्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि केमिकल मेथड है। केमिकल मेथड में यहाँ पे क्या है, जैसे कि स्प्रेइंग, बीटी फार्मूलेशन, ठीक है, ये सब सारे यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, प्रोड्यूस पॉड बोरर, यानी पॉड बोरर को कंट्रोल करने के लिए सब सारी जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं उनका यूज किया जा रहा है। बैचलर्स स्पोरेंजिस, ठीक है, ये बहुत ही बीटी का आजकल ज़्यादा प्रचलन में चल रहा है। ठीक है, तो हम ये सब सारी चीज़ों का यूज करते हैं। अगला केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में क्या करते हैं, हम केमिकल्स का यूज करके, इंसेक्टिसाइड का यूज करके हम क्या करते हैं, इंसेक्ट को किल करते हैं, उसको केमिकल मेथड में आता है। अब इंसेक्ट भी बहुत तरह के, अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि कोई सकिंग इंसेक्ट होगा, यानी सकिंग पेस्ट। पेस्ट वो होते हैं जो नुकसान पौधों को पहुंचाते हैं, उसको पेस्ट कहते हैं। ठीक है, यानी सकिंग पेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स नेम दिए हुए हैं, यानी इंसेक्टिसाइड, आप इसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एसिटामिप्रिड 2 ml पर लीटर आप वाटर यूज कर सकते हैं, डाइमेथोएट 2 ml पर लीटर आप वाटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, सकिंग इंसेक्ट। अब सकिंग इंसेक्ट क्या कहलाते हैं, जो ऐसे इंसेक्ट जो होते हैं जिनकी जो माउथ पार्ट जो होती है सकिंग नेचर का होता है, यानी वो जा करके पौधों पे बैठ करके, यानी उनसे क्या करते हैं, यानी पौधों के पत्तियों से रस चूसते हैं, यानी चूसने वाले जो कीट होते हैं उसको सकिंग इंसेक्ट कहते हैं। यानी सब इतने इंसेक्टिसाइड जैसे मोनोक्रोटोफास यूज करते हैं, थाइमेथॉक्सोम यूज करते हैं। ठीक है, ये सब फिप्रोनिल, ये सब सारे आजकल प्रचलन में चल रहे हैं। ठीक है, सकिंग इंसेक्ट के लिए यूज होते हैं। अगला है फार माइट्स। माइट्स क्या होते हैं, आपने मकड़ी देखा होगा, जैसे डाइकोफोल है, वेटेबल है, ओमाइट है, फोसेलोन है, ये सब क्या है, वाइट माइट के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्या है, बोरर। बोरर इंसेक्ट क्या कहलाते हैं, यानी वैसे इंसेक्ट जो क्या करते हैं, किसी
प्लांट के पार्ट जैसे कि फ्रूट या स्टेम या लीफ में क्या करते हैं, होल कर देते हैं, उसको बोरर कहते हैं। यानी वैसे इंसेक्ट जिनके बाइटिंग और चूइंग टाइप के माउथ पार्ट होते हैं, यानी काटने और चबाने वाले जो माउथ पार्ट होते हैं, यानी उसको क्या कहते हैं, बोरर इंसेक्ट कहते हैं। यानी जा करके फ्रूट को बोर करते हैं, जैसे आपने टमाटर में देखा होगा फ्रूट बोरर एंड शूट बोरर, और वैसे ब्रिंजल में भी देखा होगा, ये सब इंसेक्ट लगते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये सब सारी चीज़ें यूज करते हैं, जैसे कि प्रोफेनोफॉस है, थायोडिकॉर्ब है, फिर इंडोक्साकार्ब है, को क्वानोल्फास है, फिर उसके बाद से फेनालेरेट है। ठीक है, ये सब सारी इंसेक्टिसाइड का यूज आप कर सकते हैं। अगला है कि डिजीज मैनेजमेंट। अब डिजीज मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, डिजीज सबसे पहले जान लेते हैं क्या कहलाते हैं। डिजीज आपने देखा होगा कि पौधों में भी लगते हैं, ना कि केवल मनुष्य में या एनिमल में लगते हैं। तो डिजीज जो होते हैं ये पौधों में भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी डिजीज लगने के लिए आपको कई सारे कंडीशन होनी चाहिए। यानी एक ट्रायंगल होता है, डिजीज ट्रायंगल जिसको बोलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक इन्वायरमेंट है और एक होस्ट होनी चाहिए और एक एजेंट होनी चाहिए, यानी पेस्ट होनी चाहिए। अगर ये सब सारी चीजें हैं तो आप डिजीज होने की संभावना, और एक सही समय पे मिलते हैं तो डिजीज होगा ही। ठीक है, डिजीज होने के लिए यानी क्या चाहिए, इन्वायरमेंट सुटेबल चाहिए, अगर तभी डिजीज होगा। आपको एक होस्ट होना चाहिए, यानी होस्ट उसको कहेंगे चाहे वो प्लांट है, अगर प्लांट डिजीज लग रहे हैं तो उसको प्लांट होस्ट कहेंगे, अगर एनिमल पे लग रहे हैं तो उसको एनिमल होस्ट कहेंगे। ठीक है, और एक आपको क्या चाहिए, पेस्ट है, या जिसको आप डिजीज एजेंट है जिसको बोलते हैं, जैसे कि फंगस, बैक्टीरिया। ठीक है, यानी उसको पैथोजन भी कहते हैं। ठीक है, पैथोजन पैथोजन सही इन्वायरमेंट में जब किसी होस्ट पे जाकर के अटैक करता है तो डिजीज कॉज करता है, डिजीज बनता है। ठीक है, तो डिजीज को कैसे मैनेजमेंट करेंगे भी इंटर कल्चर प्रैक्टिसेस में आता है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि कल्चरल प्रैक्टिसेस आते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल और केमिकल। इसमें भी एक टर्म आती है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है बहुत सारे अप्रोच का यूज करके हम डिजीज को मैनेजमेंट करें, तो उसको इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि एक टॉपिक है आप लोगों में प्लांट डिजीजेज। ठीक है, प्लांट में कौन कौन से रोग लगते हैं, चाहे वो फंगल डिजीज हो, चाहे एनिमल डिजीज हो, फंगल डिजीज, चाहे वायरल डिजीज, चाहे बैक्टीरियल डिजीज, ये सब सारी चीजों आपको हम बताएंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में। तो यहाँ पे देखेंगे इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में बहुत सारे टूल्स उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि कल्चरल मेथड इसमें यूज किए जाते हैं। कल्चरल जब हम प्रैक्टिसेस जब करते हैं तो जिससे रोग का कंट्रोल हो उसको कल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल उसको कहते हैं जब हम किसी बायोजेंट का यूज करते हैं जो एक दूसरे पैथोजन को किल करें, उसको बायोलॉजिकल कंट्रोल कहेंगे। और एक मैकेनिकल भी आता है, मैकेनिकल में देखते हैं कि हम क्या करते हैं, सॉइल सोलराइजेशन करते हैं या कोई टूल्स यूज करके हम क्या करते हैं, रोग का कंट्रोल करते हैं, उसको मैकेनिकल कहते हैं। और लास्ट में हम केमिकल्स का यूज करके हम क्या करते हैं, डिजीज को कंट्रोल करते हैं। तो ये सब सारे क्या है, टूल्स हैं डिजीज मैनेजमेंट के। ठीक है, अब डिजीज क्या कहलाते हैं, डिजीज जब पौधों में एबनॉर्मलिटी जब क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, जिससे उनकी जो भी बिगर्स है वो लॉस होने लगते हैं, पौधे बढ़वार रुक जाती है। ठीक है, उसमें कुछ लक्षण देखने लगते हैं, कुछ साइन सिम्टम्स देखने लगते हैं, उसको हम डिजीज कहते हैं। ठीक है, विच, अब यहाँ पे क्वेश्चन है विच केमिकल इज यूज टू इंड्यूस मेल फ्लावर इज कोकरबिट्स। ठीक है, यानी कौन से ये पीजीआर हैं, ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, जो क्या करते हैं, यानी मेल फ्लावर को इंड्यूस करते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे आपका ये जो है यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव हो गया, एथेफॉन भी करेगा, सिल्वर नाइट्रेट भी है, और क्या है NaA। ठीक है, ये भी करेगा। और यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा। अगला क्या है, बीटी ब्रिंजल वाज डेवलप्ड अगेंस्ट विच इंसेक्ट, यानी बीटी ब्रिंजल यानी बैसिलस थ्रोइडिस ब्रिंजल जो डेवलप की गई है किसके अगेंस्ट, किस इंसेक्ट के अगेंस्ट की गई है, तो जो है शूट एंड फ्रूट बोरर के अगेंस्ट क्या की गई है, यानी बीटी ब्रिंजल यूज बनाई गई। ठीक है, आप देखते हैं कि जो ब्रिंजल है उसमें शूट एंड फ्रूट बोरर की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, वैसे तो जैसिड और लीफ हॉपर की भी समस्या होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा शूट एंड फ्रूट बोरर जो होती है मार्केट को प्रभावित करती है। अगला जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है, अर्थिंग अप। अर्थिंग अप क्या कहलाते हैं, यानी जब पौधों की आप देख रहे होंगे इमेज में, आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि इमेज में
देख रहे हैं कि पौधों के ऊपर क्या करें, मिट्टी चढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसकी को हम क्या कहते हैं, अर्थिंग अप करते हैं। इससे पौधों को क्या एक सपोर्ट मिलता है, जिससे पौधे की बढ़वार अच्छी होती है। यानी जितने भी ट्यूबर्स क्रॉप, अब देखिए आलू क्या है, ये ट्यूबर्स क्रॉप में आता है, ठीक है। और जो आलू होता है क्या होता है, तने का रूपांतरण होता है, ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अर्थिंग अप कर दिया जाता है, जिससे पौधों की क्वालिटी इनहेंस हो जाती है। अगला है डीहल्मिंग, ये भी आलू में ही किया जाता है। यानी पौधे, यानी जब सॉरी, यानी जब आलू की क्या किया जाता है, जब हार्वेस्टिंग करने से पहले उसको हम क्या करते हैं, यानी कुछ दिन पहले उसके क्या करते हैं, जो तना है देख रहे हैं कि इसको काट दिया जा रहा है, इस प्रोसेस को ही डीहल्मिंग कहा जाता है, ठीक है। तो इसको जान लेंगे, डीहल्मिंग यानी आलू की हार्वेस्टिंग करने से पहले, ठीक है, कुछ दिन पहले हम इनके तने को काट देते हैं, जिसके कारण से इसमें रोगों का संचरण न हो पाए, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें एफिड्स और भी बहुत सारे इंसेक्ट लगते हैं, जिसके कारण से इसमें रोग लगने के ज्यादा चांस होते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, डीहल्मिंग कर देते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे ब्लांचिंग। इसमें आपको पता चल रहा होगा कि ब्लांचिंग क्या है। ये ब्लांचिंग जो होते हैं कॉलीफ्लावर में की जाती है, ठीक है, कॉलीफ्लावर में की जाती है। तो जैसे कि हेलो, आप आवाज सुनाई दे रही है, आवाज सुनाई दे रही है। आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है? क्लास इज लाइव, क्लास लाइव है, आवाज सुनाई दे रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको लोगों को अगर कट गई होगी तो हम फिर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, और आप लोगों को हम बताएंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग बने